करना चाह रहा था आज तक, क्योंकि आज क्लियरली मिड कैप में बड़ी गिरावट है। और एक बार मिड कैप इंडेक्स का इंटर चार्ट दिखाइए आप। एक बार तो इस इंटरडे में हम 5500 के लो तक गए थे, तो उस समय तो करीब करीब 800 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स नीचे था। अच्छा, 2 दिन से मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि थोड़ा मिड कैप से एज अ क्लास थोड़ा दूर रहें। लार्ज कैप में अभी भी कंफर्ट है और मिड कैप में थोड़ा सा अभी भी मुझे उतना कंफर्ट नहीं है। और मिड कैप में एक फीलिंग आ रही है कि लार्ज करेक्शन कभी भी आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप्स भागे हैं उसमें थोड़ा सा मुझे एक डर लग रहा था। लार्ज कैप में लेकिन दिक्कत नहीं है। लार्ज कैप में भी क्या हुआ है, आज बेसिकली एक पर्टिकुलर लेवल पर गए जहाँ पर बहुत क्लियर कट एक रेजिस्टेंस थी, वहाँ से मार्केट फिसला थोड़ा सा, खासतौर से बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी तो खैर काफ़ी साइंस भी दे रहा है कि थोड़े से मार्केट थक रहा है वहाँ पर एट इंडेक्स लेवल। लेकिन निफ्टी ठीक ठाक है, आईटी ने ठीक ठाक किया है तो उसकी वजह से, और निफ्टी में शायद एक और बाय जोन मिलेगा तो वहाँ पर बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन मिड कैप में क्लियरली जो 2 दिन से एक बात हो रही थी कि थोड़ा सा यहाँ पर आप केयरफुल रहें, और अगर गलती करनी है तो लार्ज कैप में करें मिड कैप की बजाय। बाकी देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरू। तो मिड कैप्स में थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत। लेकिन अनुज, आज जो ये 24,236 से घुमा है मार्केट, एक चीज मैं नोटिस करी थी, 24,000 का लेवल टूटा नहीं, क्योंकि जिस तेजी से गिरा था तब डर था कि क्या 24,000 टेस्ट होगा। 24,056 तक आए और वहां से दोबारा घूम लिया है। तो आई एम अज्यूमिंग कि 24,000 एक मजबूत बेस के तौर पर काम कर रहा है अब। बिल्कुल। देखिए अजदा, आज सुबह जो अप्रोच थी वो ये थी कि 24,200 के रिजेक्शन पर निफ्टी में सेल करें और 52,800 के रिजेक्शन पर बैंक निफ्टी में सेल करें। लोअर लेवल पर अगर आपको 24,050 के आसपास मिले तो निफ्टी लेने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से निफ्टी ने आज एक बहुत ब्यूटीफुल आपको दोनों साइड की ट्रेड दी है। दोनों साइड की ट्रेड निफ्टी ने दी है आपको, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आज पैसा बनाया अच्छा खासा। और एक रेंज है 24,056 से लेकर 24,236, बेसिकली सुबह का आफ्टरनून का लो और सुबह का हाई, ये आज की बेसिकली एक रेंज है। मेरे ख्याल से एक बाय जोन बनेगा करीब करीब 23,950 से 24,000 के आसपास। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आज का लो 24,056, अभी तक अगर ये लो सस्टेन करेगा, अभी भी कल के लो से बेटर होगा। कल का लो 23,992 था, तो उससे अभी भी बेटर होगा उस सेंस में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने आज एक बहुत शानदार सेल ट्रेड दी। 52,800 के रिजेक्शन पे एक सेल ट्रेड की बात थी और वो सुबह ही क्लियर हो गया था कि बैंक निफ्टी आज आपको एक सेल ट्रेड दे रहा है। आज तक यहाँ पर दिक्कत आ गई है जो कोटक वाली न्यूज़ आई। अब भले ही कोटक ने क्लैरिफिकेशन दे दिया हो, लेकिन एक बार ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो उससे इम्पैक्ट आता है और उससे सेंटीमेंट बिगड़ता है। लोअर लेवल से रिकवरी आ गई। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई वाकई में कुछ बड़ा निकल के आने वाला है, लेकिन एक बार के लिए मार्केट को एक्सक्यूज चाहिए होता है। देखिए क्या होता है, जब FIS की इस तरीके की लॉन्ग पोजीशन होती है 90% के करीब, मार्केट को सिर्फ एक एक्सक्यूज चाहिए होता है गिरने के लिए। जब FIS की शॉर्ट पोजीशन 80% होती है तो मार्केट को एक्सक्यूज चाहिए बढ़ने के लिए, वो मिल जाता कहीं से। मार्केट को एक्सक्यूज चाहिए था, कोटक से एक्सक्यूज मिल गया, ICICI बैंक से मिल गया। यहाँ पर बाय जोन है 52,000 से 52,100। 52,000 से 52,100 का अगर जोन मिले बैंक निफ्टी पर, उसको एक बार खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार के लिए तो वहाँ तक गए भी थे हम, क्योंकि वहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सपोर्ट है इसके लिए। मीनवाइल एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है FDI, टोबैको FDI पर। आई थिंक उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा लग रही है। इनफैक्ट टोबैको सेक्टर में FDI नियमों पर सख्ती संभव है, ये इनफैक्ट एक्सक्लूसिव वो अपडेट आता हुआ आपकी स्क्रीन पर। इस पर और कुछ जानकारी लेकर आएंगे। ITC आपके सामने है, करीब 4 रुपए के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। गॉडफ्रे फिलिप्स थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड कर रहा है। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, एग्जैक्टली बताइए क्या प्लान है सरकार का, क्या सुन रहे हैं आप? देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार टोबैको सेक्टर में FDI के नियमों को और ज़्यादा सख्त करने की तैयारी में है। जब हम सख्त करने की बात कर रहे हैं तो दरअसल टोबैको सेक्टर में जो भी टोबैको के प्रोडक्ट हैं, चाहे सिगरेट हो, सिगार हो या फिर टोबैको के सब्स्टिट्यूट हैं, उनमें FDI को लेकर के अभी क्या है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में FDI पर रोक है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां FDI नहीं कर सकती। लेकिन अब सरकार इसका दायरा बढ़ाने जा रही है और ये करने जा रही है कि इस सेक्टर की कंपनियां
किसी भी विदेशी टेक्नोलॉजी की साझेदारी में एफडीआई नहीं कर सकती, फॉरेन टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन में एफडीआई नहीं कर सकती है। ऐसी कंपनियां फ्रेंचाइजी में एफडीआई नहीं कर सकती हैं, ट्रेडमार्क में एफडीआई नहीं कर सकती है, ब्रांड नेम में एफडीआई नहीं कर सकती है। तो इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ा करके इसका दायरा फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, फ्रेंचाइजी, ब्रांड नेम, इन सबको एफडीआई के दायरे में लाया जाएगा, यानी इन पर ऐसा करने वाली कंपनियां एफडीआई नहीं कर सकेंगी। बता दूं कि आज से मुझे लगता है कि 2016 से पहले ही सरकार ने इसके मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कई सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग तो कर रही थी घरेलू पैसे से, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन हो रहा था, ब्रांड साझेदारी हो रही थी, मार्केटिंग थी, फ्रेंचाइजी थी, तो वहां एफडीआई हो रहा, तो उसका सीधा सा प्रत्यक्ष तौर पे एफडीआई माना जाएगा टोबैको कंपनियों पे। अब सरकार इस पर भी एफडीआई पर रोक करने पर विचार कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि उद्योग वाणिज्य मंत्रालय में इस मुद्दे पर बैठक हुई है और ये प्रस्ताव कैबिनेट के पास बहुत जल्द भेजा जा सकता है और कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलते ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और हो सकता है कि अब बजट में भी इस तरफ ऐलान सुन सके। आप कह रहे हैं कि बस बहुत जल्दी इसी महीने, क्योंकि बजट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी महीने ये आ जाएगा लक्ष्मण जी। देखिए, जैसे ही फैसला होगा, फैसला होने के 30 दिन के भीतर भीतर नोटिफिकेशन आ जाता है। तो चूंकि बजट आने वाला है, बजट में सरकार कई सारे ऐलान करेगी। प्रस्ताव चूंकि काफ़ी एडवांस स्तर पर है, तो बजट में भी ऐलान होने की संभावना है और इसको कैबिनेट के स्तर तक पहुंचाया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही मंजूरी मिलेगी। अगर बजट में होता है तो कैबिनेट से पहले रोक लिया जाता है। ये प्रोसेस होता है कि अगर बजट में कोई चीज़ ऐलान करना है तो कैबिनेट के पास नहीं ले जाया जाता है कि बजट में ऐलान हो जाएगा तब उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो दोनों ही संभावना है। ओके लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आईटीसी का स्टॉक इस समय डे लो पर करीब 1.5% नीचे। अच्छा, एक थोड़ा सा हमारे यहाँ ट्रेंड भी है कि थोड़ा सा सिगरेट स्टॉक्स बजट से पहले गिरते भी हैं, मतलब वैसे भी गिरते हैं, तो थोड़ा सा वो न्यूज़ फ्लो भी उसी हिसाब से आ जाता है, तो इसकी वजह से। लेकिन खैर अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। कितना इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बीएटी ने, ब्रिटिश अमेरिकन टबैको ने वैसे भी हिस्सेदारी अपनी खासी कम कर दी थी, अब सिर्फ 25% बिल्कुल हजदा, आई थिंक सेंटिमेंटल एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। हाँ लक्ष्मण जी, बिल्कुल। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि इस बारे में हमने सवाल पूछा उद्योग वाणिज्य मंत्रालय से, डीपीआईटी से, चूंकि वही इस मंत्रालय के इस प्रस्ताव को डील करता है। तो उनका कहना यह था कोट अनकोट कि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अंतिम फैसला नहीं हुआ जाहिर तौर पर, लेकिन विचार हो रहा है कि नहीं विचार है, इस पर उन्हें कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नहीं, बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये बात खैर हम फ्लैश कर रहे हैं। खैर मैं हजदा के सवाल पर आ रहा था। देखिए हजदा, क्या है कि अब आईटीसी जैसी कंपनियां, मुझे लगता भी नहीं वैसे भी कि कोई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मतलब फॉरेन कोलैबोरेशन पर। करेक्ट। तो वो उस समय का टाइम था। आई थिंक अब सरकार को भी लगता है कि अब इस शायद फील्ड में उसकी ज़रूरत है नहीं, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है ये स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से। लेकिन हाँ, खैर स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट कर रहे हैं आज, तो वैसे भी मार्केट थोड़ा सा ख़राब है इसकी वजह से। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इस न्यूज़ से कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आनी चाहिए वो बजट को लेकर। लेकिन पहले ही सिगरेट स्टॉक में थोड़ा सा मूव आता है, तो वो उसका आप हिस्सा समझ सकते हैं। खैर एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। इंडिविजुअल स्टॉक्स वाइज कहाँ ट्रेंड दिख रहे हैं आपको? अनुज गुड आफ्टरनून, हर्षदा गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से सबसे इंप्रेसिव आ गई, आई थिंक अगर आइसोलेशन में अकेले किसी स्टॉक को देखें अनुज, तो वो है HDFC बैंक। और मैं आई थिंक सिर्फ यही सोच रहा था कि अगर आज HDFC बैंक नहीं होता तो क्या होता। बट क्रिटिकल क्या है, HDFC बैंक एक अभी कुछ देर पहले ही अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री जो क्लोजिंग बेसिस पे थी करीब 1728 अनुज, उसे छू के आया। जरा आप OI देखिए अनुज, आज 3% और करीब 40 लाख शेयर बिल्डअप हुए। स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप, और आई थिंक अभी तो हालांकि थोड़ा सा नीचे हुआ है, लेकिन स्टैट्स रखने ज़रूरी थे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है अनुज। और इसका क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई है 1729 का, इंटरडे स्विंग हाई है करीब 1757 का। तो उस मार्क को अभी छू के ये स्टॉक आया है। नज़र रहेगी इस स्टॉक पे भी। फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टैट्स थोड़े से फेवर में है। सेकेंड स्टॉक है सन फार्मा, वो आएगा आपकी स्क्रीन पे, जरा एक बार प्लीज़ दिखाइएगा। एज पे, बिल्कुल एज पे बैठा है, एंड स्पेशली आई थिंक आज क्योंकि बैंक निफ्टी बैकफुट पे है, एग्रेसिव स्टॉक्स बैकफुट पे हैं, मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को लोकेट करने की कोशिश कर रहा था जो कि एज पे हैं। तो ऑलमोस्ट इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 22 मई के बाद के अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने, और अब ऑलमोस्ट 1.5 लाख शेयरों के OI एडिशंस के बीच में करीब 1% ऊपर एज पे, मतलब ब्रेकआउट के बहुत नज़दीक है। और एक स्टॉक और रखूँगा, दैट्स लॉरस लैब। फार्मा में ही जो स्टॉक्स थे थोड़े कंफर्टेबल नज़र आए मुझे। लॉरस लैब 438 पे क्लीन, और एक बहुत ही, आप देखिए, स्मूथ ब्रेकआउट। ऑलमोस्ट 12 अप्रैल से चली आ रही एक स्लोपिंग नॉर्मल चैनल को इसने बाइसेक्ट किया
ओ एडिशंस यहाँ भी 4%। तो ये दो फार्मा स्टॉक्स अलॉन्ग विद HDFC बैंक इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर्षदा, कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स भी फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे फटाफट से। आज क्योंकि मोमेंटम मंदी की तरफ बन रहा है, तो लूजिंग काउंटर्स जो लूजिंग एंड पर है, श्रीराम फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, ये सारे वो काउंटर्स हैं जहां पर करीब 1.5 से 3% तक का नुकसान देखने को मिला। कैनफिन होम्स एक स्मार्ट परफॉर्मर रहा है पिछले हफ्ते तक, आज 4% का करेक्शन। इसके अलावा IDFC, IEX, NMDC जैसे काउंटर्स में भी बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला है। तेजी IT कंपनियों में विप्रो, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज LNT में तेजी बनी हुई और HDFC बैंक दरअसल इस तेजी का हिस्सा बन रहा है गेनिंग साइड पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज, दीपक नाइट्राइट, संवर्धन और कोफोर्ज दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर कुछ खरीदारी के अंश अभी भी कायम हैं। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। मार्केट्स विद इंडिया के मयूरेश जोशी से फंडामेंटल्स पर टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ है जतिन गेडिया, रचना वैद, मानस जायसवाल, प्रकाश कावा, सोनी पटनायक और श्रीकांत चौहान। 2:15 बजे सुमित आपको बताएंगे कि सेबी ने जो डिस्काउंट ब्रोकर्स पर सर्कुलर छेड़ा है उससे कितना नुकसान बनता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि स्टॉक्स में क्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस आई हैं। IT सेक्टर को लेकर कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। याद रखिएगा आगे चलकर कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, उस पर बात भी होगी संजीव होता से। 250 पर मार्केट बिग बॉयज में AB सन लाइफ AMC के को CEO हरीश कृष्णन से करेंगे बातचीत। फिर डीलिंग रूम का जायजा, BTST STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। हाँ ओके बिल्कुल, तो चलिए ट्रेड्स लगना शुरू करते हैं। इस समय मार्केट्स में मिड कैप इंडेक्स अब 510 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी फिर 450 पॉइंट नीचे। तो आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर तो क्लियरली विजिबल है, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या ट्रेड रहेगी इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम मेरे ख्याल से फार्मा में होना चाहिए, वहां पर थोड़ी छुपने की जगह है। स्टॉक का नाम है सन फार्मा, ट्रेड करा है 1529 पर। 1520 रुपीज का स्टॉक होना चाहिए, सिर्फ 9 रुपए का। अपसाइड जो टारगेट है 1550 के नजर आ रहे हैं। सन फार्मा पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। 1550 के लिए एक मौका। रचना जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक फ्रेश अप मूव रिलायंस में दिखना चाहिए। और रिलायंस फिलहाल 3138 पे है। अगर हम 3120 पे एसएल लगाए इसमें और अगर फ्यूचर्स को लॉन्ग करें तो हमें विद इन अ डे और 2 यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट स्ट्रांगली दिखनी चाहिए, जो इस काउंटर को 3170 एंड 3200 की तरफ लेके जा सकती है फ्यूचर्स पे। ओके, रिलायंस पे एक बाय कॉल है, स्टॉक आपकी स्क्रीन पे है। ओ एडिशंस लगभग 0.16%। 3138 पे एक सडन डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, तो किसी भी ट्रेड, किसी भी इन्वेस्टमेंट कॉल पे प्लीज जरूर एक निजी राय रखें। मानस, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड LNT रहेगा। लार्सन पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पिछले करीब 7-8 दिनों में अगर आप देखें तो 2 बार स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। रिकवरी में आज 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो LNT में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 3559 के 3559 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 3725 तक के टारगेट्स पॉसिबल है LNT में। 3600 रुपए का 3600 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 100 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। उस ऑप्शन में आप 74 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। 150 रुपए के टारगेट से करिए। ओके तो ये बात होगी LNT की। अच्छा, कुछ और ट्रेड्स लें इससे पहले एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज देख लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स जो है एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर आज वीकली एक्सपायरी है और अब ये इंडेक्स आ गया है बिल्कुल मेक और ब्रेक जोन में 23,490, क्योंकि 23,500 की कॉल और पुट दोनों पर मैसिव एक्शन है आज की एक्सपायरी पर। तो अब ये देखते हैं किस तरफ ये एक्शन बढ़ता है। अभी के लिए 23,490 के आसपास और काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पर इस समय फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में हो रही है। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड रहेगा ICICI प्रूडेंशियल फ्यूचर्स में करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 600 का, टारगेट है 650 पहला टारगेट, उसके ऊपर सस्टेन करते ही 660 का दूसरा टारगेट बनेगा।
यहाँ पे काफी अग्रेसिव फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस आज बन रहे हैं, 7% ऑलमोस्ट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन गए हैं। वॉल्यूम्स भी एक प्रीवियस डे के वॉल्यूम्स को क्रॉस किया है और 600 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सो एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है टुवर्ड 650-660 लेवल। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए आईसीआईसीआई प्रू 650 की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश में दिख रहा है। जतिन, आफ्टरनून आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो सेल साइड की तरफ होगा। कैनरा बैंक में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, 5 चीजों के जो लोस है वो ब्रीच करके ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पीएसयू बैंकिंग में सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, तो कैनरा बैंक सेल रहेगा। 118.50 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेंगे 112 और 110 के। ओके, आप बैंकिंग में सेल ट्रेड एक बजा लेके आइए, इंटरेस्टिंग है। आज पहला जो सेल ट्रेड है वो कैन बैंक क्या कर रहा है। कैन बैंक आपके स्क्रीन पे आएगा और इट्स 116 डेली पर देखो तो यस, आज इसने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज को तोड़ा है। आज इवन ये अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ। टेंडेंसी है जब 50 डेमा को तोड़ता है तो 100 डेमा तक का सफ़र बहुत तीव्र गति से पूरा करता है। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, आपकी टॉप कॉल इस वक्त क्या चीज़ कर रहे हैं आप? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून मनोज जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस स्टिल इज लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव हमें मार्केट्स में इंडिया में। तो हमें 2-3 महीने पहले हमने बैटरी स्टॉक्स रेकमेंड किए थे। हमें लगता है आई थिंक विद इन द स्पेस एट दिस जंक्चर गैब्रियल लिमिटेड काफी अच्छा और पसंद आ रहा है आपको एट मार्केट्स में इंडिया। 2-3 की रीजंस। बिगेस्ट रीजन है कि इनका जो एक सनरूफ का बिजनेस है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, दे आर एक्सपेक्टेड टू डबल दिस, क्योंकि जो डिमांड डायनामिक्स है, स्पेसिफिकली आई थिंक Hyundai is launching new models of Creta and Kia in Jan 2025. तो जो लोग 4 लाख यूनिट तक लेके जा रहे हैं, आई थिंक बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं ऑर्गेनाइज स्पेस में जो क्वालिटी सनरूफ एट रीजनेबल प्राइस बनाते हैं। और इसकी वजह से आई थिंक ये इंक्रीमेंटली ऐड करेगा फ्रॉम द एक्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ शॉप ऑब्जर्वर्स, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, और एक क्लाइंट बेस को वाइडन करेगा। जहां तक सेगमेंटल मिक्स रहा है, कंपनी 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में से 85-90% रेवेन्यू जनरेट करती है। और यहाँ भी विद इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी और जो सेगमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स नए नए ईवी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो और करेंगे इन द नेक्स्ट 2 to 3 quarters, दैट विल कीप देम इन गुड स्टेट फ्रॉम अ मार्जिन पर्सपेक्टिव। और इसलिए हमें लगता है कि जो मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, margins can actually reach 10 to 11% for the better part of FY25, which can be a significant jump of 8.75 to 9%. एक 100 से 125 बिप्स की जंप आएगी। बैलेंस शीट के हिसाब से आई थिंक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल कैश एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, डेट और बुक्स पे है नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि विद डिवर्सिफाइड क्लाइंट मिक्स, रेवेन्यू और ईपीएस ग्रोथ बहुत तगड़ी हो सकती है। मुझे लगता है आई थिंक कोई भी गिरावट की गैब्रियल इंडिया इन्वेस्टर अपने नजर में रख सकते हैं। ओके, मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए बैंक निफ्टी का चार्ट, और उसके बाद मैं 2 स्टॉक्स पर स्पेसिफिकली फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आज जिस तरीके से प्ले आउट हो रहा है, डे लो पर तो नहीं है लेकिन काफ़ी करीब है, और 52,154 पर हाई था इसका 52,828 का, मतलब अभी भी हाई से अपने करीब करीब 600 से ज़्यादा पॉइंट ये नीचे है। और 2 स्टॉक्स टेक्निकली जो अब थोड़े से वीक लग रहे हैं, पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक बैंक इसलिए क्योंकि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देखेंगे तो आज अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया, अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया। 50 डे मूविंग एवरेज के अभी भी ऊपर है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, ये इस तरीके के मूव्स दिखाता है कि एक रैली आती है, फिर वो पीक होती है, फिर वो एक लोअर लो बनाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर लोअर लो बनेगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। दूसरा स्टॉक जो क्वाइटली, और जब से आई थिंक वो हिंदुजा वाली न्यूज़ आई थी शायद उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है, इंडसइंड बैंक। एक बार इंडसइंड बैंक लेकर आइए। इंडसइंड बैंक में अब कंफर्टेबली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे 1495 था वो 200 डे मूविंग एवरेज, उसके अब कन्विंसिंगली ये स्टॉक नीचे है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 52 वीक हाई तक करीब करीब 1694, और वहाँ से ये स्टॉक करीब करीब 15% अब नीचे आ चुका है। इंडसइंड बैंक वाला स्टॉक का 15% नीचे आ चुका है। इनफैक्ट इसके केस में तो अगर आप देखेंगे इंडसइंड बैंक के केस में तो इवन 50 डे के भी अब ये नीचे है स्टॉक का। तो टेक्निकली काफ़ी ये स्टॉक जो अब वीक हो चुका है। गाबा सर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक, तो उनसे एक बार पूछ लेते हैं। गाबा सर, डरने की ज़रूरत है इन्वेस्टर्स को या रूटीन करेक्शन है?
मैं तो नहीं डरता इंडसइंड बैंक नहीं, में। आप नहीं डरोगे, आपकी 13 एक तो कॉस्ट थोड़ी अलग होगी और आपकी प्रोफाइल अलग है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। देखिए अराउंड 1370 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो लेने की जगह है। इनफैक्ट मैंने वहीं पर एक लिया था, फिर ऊपर गया तो मैंने बेच दिया था। आज भी मेरे पास 2 पोर्टफोलियो में, एक तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, दूसरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। तो 1370 के आसपास बाइंग जगह है, वहां पर फिर लेना चाहिए। फिर करीब 1500 के आसपास जाता है, 1550 जाता है, फिर बेच देना चाहिए। ये रेंज मेरे ख्याल से ट्रेड करना चाहिए। स्ट्रक्चरली जो लार्जर टर्म स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, तो गुड पॉसिबिलिटी है कि 1370 फिर आ सकता है। अगर वहां पर आता है तो फिर वहां पर ऐड करने की जगह बन जाती है। ये हो गई बात इंडसइंड बैंक की। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। अब कोटक की बात करते हैं, क्योंकि अब इंडसइंड का उतना इम्पैक्ट नहीं है बैंक निफ्टी में, एक टाइम पे हुआ करता था, लेकिन कोटक का तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी पर। कोटक का चार्ट लेकर आइए। अब ये खैर टेक्निकल चार्ट है, लेकिन आज का चार्ट कोटक का थोड़ा सा क्लियरली थोड़ा सा डराने वाला लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये आज सुबह पीक बना के नीचे आया, लेकिन जब से वो क्लैरिफिकेशन आया मैनेजमेंट का, तब से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है इसमें। मयूरेश, आपका क्या व्यू बनेगा कोटक पर? नहीं, आई थिंक थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आ जाएगी तो हम पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि पोस्ट द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट मुझे लगता है आई थिंक जो कोर डायनेमिक्स है वहां पे स्ट्रीट वापस फोकस करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ मुझे लगता है आई थिंक जो जो एक पैरामीटर्स हम देखते हैं, हालांकि पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एडवांसेस ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, ये ठीक ठाक रहनी चाहिए। दूसरा आई थिंक जो निम्स है, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जरूर देखा गया है लाइक द रेस्ट ऑफ देयर पीयर्स, बट कहीं ना कहीं आई थिंक रिबाउंड भी इतना ही शार्प हो सकता है। और सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू में अगर आप देखते हैं कि जो अन्य बिजनेसेस हैं वहाँ पे भी आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम मान के रख सकते हैं, along with key other parameters as well, GNPA, NPAs, provision coverage. I think all these things should positively stand out for the better. तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ और आ जाए इसमें तो एक्शनेबल बिलिंग भी पता है, हम पॉजिटिव रहेंगे। मीनवाइल एक बार आईटीसी लेकर आइए ज़रा। आईटीसी में वो लक्ष्मण जी ने जब से वो न्यूज़ ब्रेक की है, उसके बाद से आप देखिए किस तरीके से ये स्टॉक, इसकी कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर कैंडलस्टिक दिखा दीजिए इसका एक बार ज़रा मुझे, पिछले 1 घंटे का, और वो 5 मिनट की कैंडल्स में अगर कन्वर्ट कर दें इसको, तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको क्लियरली दिखाएगा कि उसमें वो न्यूज़ के बाद जो कैंडल बनी वो काफ़ी बड़ी कैंडल है। ये देखिए, ये इस समय, हाँ, ये वो जो न्यूज़ के बाद कैंडल बनी थी, और उसमें वॉल्यूम देखिए आप किस तरीके के वॉल्यूम आए, एक झटके में वो वॉल्यूम आए। अब थोड़ी सी उसमें रिकवरी आ रही है लास्ट के 3 कैंडल्स में, लेकिन वो वाली कैंडल क्लियरली काफ़ी बड़ी नेगेटिव थी। मानस, टेक्निकली क्या वीक हो रहा है आईटीसी? देखिए आईटीसी में अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगातार ये 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और आज भी अगर आप देखें तो 430 का लेवल टेस्ट हुआ और वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो खरीदारी तब तक ना करें जब 432 रुपए के नीचे जब तक ट्रेड करे तब तक खरीदारी नहीं करनी, उसके ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करनी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो ध्यान रखिए 420 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, उसके नीचे फिसला तो 402 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये फिलहाल 420 का स्टॉप लॉस, और अगर वो टूटता है जो 4 रुपए दूर है तो फिर 404 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा नर्वस होता हुआ आईटीसी, और शायद ये बजट तक सिलसिला नर्वसनेस का जारी रह सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक और पॉकेट की, जहां पर आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा कमजोरी देखने को मिली, वो है ब्रोकरेजेस। सेबी ने ट्रांजैक्शन चार्ज पर नया सर्कुलर जो सामने निकाला है, उसी के बाद हमने देखा है ब्रोकरेज कंपनियों में दबाव देखने को मिला। एंजल वन खास तौर से 10% के करेक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल टर्नओवर के आधार पर सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को डिस्काउंट ना देने को कहा है। ज़्यादा इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे और एंजल वन सबसे ज़्यादा क्यों टूट रहा है? सुमित हमारे साथ है बताने के लिए। तो एक सर्कुलर कल शाम को जो हमने देखा, उसका एक इम्पैक्ट तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर आज देखने को मिल रहा है। सेबी का ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर एक नया सर्कुलर आया है। उनका ये कहना है कि जो भी टर्नओवर के आधार पर डिस्काउंट देते हैं MIIs यानी कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स, जिसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्प्स वगैरह आते हैं, ये अगर देते हैं तो इसको यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए और इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो ये इम्पैक्ट उनके ऊपर आ रहा है जो डिस्काउंट देता है या डीप डिस्काउंट देता है। अब क्या ये कैसे ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, पहले वो आप समझ लीजिए। दरअसल जो ब्रोकर्स हैं वो टर्नओवर्स के हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्जेस चार्ज करते हैं।
डिस्काउंट ब्रोकर्स की करीब करीब 15 से लेकर 30% के आसपास की कमाई ट्रांजैक्शन चार्जेस से होती है, और जो डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके लिए करीब 50 से लेकर 70% तक की कमाई जो है वो इन्हीं ट्रांजैक्शन चार्जेस से ही होते हुए दिखाई पड़ती है। और ये तमाम ग्राहकों से जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो लिए जाते हैं, और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज लिया जाता है। सेबी ने साथ साथ ये भी बोला कि वो बेसिकली इसको इसलिए भी करना चाह रहा था कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए और लोगों की जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम होते हुए दिखाई पड़े, और साथ साथ जो भी वो कट अगर लेते हैं तो गोइंग फॉरवर्ड ये फर्दर पास ऑन भी होता हुआ दिखाई पड़े। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो सेबी चाह रहा है, जिसकी वजह से फैसला लिया गया। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्यों तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर आया और उन पे क्यों इसका डैमेज है वो भी समझ लीजिए। एक इन्वेस्टिक की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये बात मेंशन की है कि एंजल वन पे इसलिए बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि 400 से लेकर 450 करोड़ रुपए के आसपास के जो चार्जेस हैं वो डिपॉजिटरी चार्जेस के तौर पे FY24 के अंदर उनकी इनकम के तौर पे आया था, और ये एक बड़ा इम्पैक्ट कंपनी के लिए रहेगा। करीब करीब 25 से 30% के आसपास जो कंपनी का FY24 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह के बड़े कट यहाँ पर या इस तरह के कोई भी फैसले इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि कंपनी के लिए इधर वो अपने जो चार्जेस हैं उनको या तो घटा दे, जो अभी वो ऑलरेडी 20 रुपये के आसपास जो चार्ज नहीं करते, जो करते हैं उसको थोड़ा अगर रिड्यूस कर दे तो इम्पैक्ट होगा, या तो अपने जो वॉल्यूम के नंबर हैं उसको थोड़ा सा बेटर कर लें तो उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्योंकि चार्जेस ज़्यादा हैं इसको घटाएं तो एक इम्प्लीकेशन ज़्यादा एंजल वन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और साथ ही तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनके ऊपर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। तो इसीलिए एक बड़ा सर्कुलर, बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा फैसला, और ये तमाम डिस्काउंट ब्रोकर या डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स के ऊपर इसका मेजर इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। ये स्टॉक सुबह से कमज़ोर रहे हैं मयूरेश। अब एंजल वन जैसे प्लेयर्स और स्पेशली जो एक लाइफलाइन ऑफ सॉर्ट्स रही है इस मार्केट में इन सभी काउंटर्स के जरिए, अब क्या कुछ और करेक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर इस सर्कुलर का क्योंकि अमल में आएगा ये अक्टूबर में, आज एक दिन में नीजक रिएक्शन आ चुका है? पर्सनली जी आई थिंक नीजक रिएक्शन आ चुका है। अब आई थिंक नंबर्स कैसे प्ले आउट होंगे उस पे स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, और तब तक मेरे हिसाब से आई थिंक एटलीस्ट द बिगर नेम्स, क्योंकि स्टॉक चले भी उतने अच्छे खासे थे। Angel One has moved up quite significantly, as have the other brokerages as well. तो कहीं ना कहीं आई थिंक कंसोलिडेशन फेज से जरूर जाएंगे आफ्टर दिस नीजक रिएक्शन, और स्ट्रीट अप देखना जाएगा जैसे सुमित जी बता रहे थे। इज देयर एनी सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन नंबर्स बिकॉज ऑफ रिविजन ऑफ चार्जेस अगले तिमाही में, और उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है। दूसरा आई थिंक इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आप वॉल्यूम्स एक हद तक बढ़ा सकते हो। It is not possible that you will exponentially increase your volumes, specifically in the F&O segment, या diversify into other products as well, when it comes to margin trading or other aspects of the business. जहाँ पे मुझे लगता है I think volume की growth एक limited इससे बढ़ेगी, looking at the demand growth over the next couple of years. Also, I think SEBI जो नियम सख्त कर रही है और जो expected news आ रही है F&O को लेके, options trading को लेके, futures trading को लेके, in terms of either margin requirements या जो tax escalations और भी हो सकते हैं in some of these products as well. यहाँ पे भी impact आ सकता है in terms of volumes going forward. तो कहीं ना कहीं I think knee-jerk reaction आ चुका है, अब stocks consolidate करेंगे, and the way forward is look out for numbers and management. ओके तो देखते हैं अब आगे जाकर कंपनी क्या कहती है। पर फिलहाल तो उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन स्टॉक में करेक्शन ज़रूर देखने को मिला है। अच्छा, कुछ और काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी वीकनेस अब थोड़ी और बढ़ती हुई। बैंकों में एक सेविंग ग्रेस आपका HDFC है जो 1.1% ऊपर। कोटक और इंडसइंड का वाकया अनुज ने अब बखूबी किया, लेकिन आप ICICI बैंक देखिएगा 1189 के लेवल्स आ चुके हैं। एक्सिस में भी अब धीरे धीरे करके वीकनेस और बढ़ती दिखाई दे रही है। तो निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर में वो इकलौता HDFC बैंक ही है। सोनी, ICICI और एक्सिस जहां पर अब इस समय ऊपरी लेवल से कुछ कुछ पोजीशंस और हल्की हो रही हैं, क्या शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जाए या फिर अभी भी अवॉइडेबल है शॉर्ट करना? हर्षद जी, यहाँ पे ICICI बैंक ने आज 1200 के नीचे एक फ्यूचर्स में ब्रेकडाउन दे रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहूंगी बिकॉज 1190 पे भी एक अच्छा सपोर्ट है, और अगर 1190 को फ्यूचर्स में ब्रेक करता है तो वहां पे एक सेल का मौका डेफिनेटली मिलेगा टुवर्ड्स 1170 1160 के रेंज में। सो वहां पे सेल कर सकते हैं, बट 1190 के नीचे सेल कर सकते हैं। तब आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1205 का।
सो यहाँ पे एक मौका बन रहा है। एक्सिस बैंक में मेरे ख्याल से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, अभी सेल का यहाँ पे नहीं बन रहा है। इनफैक्ट एक अच्छे सपोर्ट के साथ बाउंस कर रहा है, 1240 1220 मल्टीपल सपोर्ट है। सो एक्सिस बैंक में मोमेंटम है। इनफैक्ट यहाँ पे कॉन्ट्रा बाई बन सकता है, अगर 1240 के रेंज को अप्रोच करता है वहां से बाई बन सकता है 1200 स्टॉप लॉस के साथ, एंड वहां से दोबारा टारगेट 1280 1300 पे बनेगा। ओके तो ये है एक्सिस बैंक। मीनवाइल एक स्टॉक लेके आई जिसको सुबह हमने थोड़ा सा अवॉइड किया था, लेकिन अब आई थिंक बात करना बनता है। दैट्स आई थिंक जुबिलेंट फूड्स 573.50 पर ये आज वो प्राइस ऑलमोस्ट रीगेन कर चुका है जहां से पहली बार दिसंबर 2023 में एक रिवर्सल आया था। मानस क्लोजिंग तो शायद अगर यहाँ पे आ जाए तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगी, और क्या ये अब 590, 570, 580 की ट्रैजेक्टरी पार करने का पूरा आई थिंक पोटेंशियल रखता है? आप 2% ओआईडिशन से आप 580 की कॉल को देखिए। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज़। लग रहा है आपको यहाँ पे 20-25 रुपए का मूव आने वाले कुछ सेशंस में? बिल्कुल, देखिए किसी भी टाइम फ्रेम में देखें तो चार्ट बेहतरीन लगते हैं, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेडर हैं तो अभी भी आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉसेस है वो आपके रहेंगे 560 के नीचे, 560 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए। अब जो टारगेट होंगे वो मेरे ख्याल से 610 के आसपास के होने चाहिए जुबिलेंट फूड में। तो अगर एक ऑप्शन ट्रेड लेना हो तो 580 का ही कॉल ऑप्शन लेना बेहतर रहेगा। वो चल रहा है 16 रुपए के आसपास वो ऑप्शन, वहां पर आप खरीदारी करिए। 10 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए और इस ऑप्शन में 30 रुपए 35 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके मयूरेश, आपका व्यू जुबिलेंट फूड्स पे और कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? एक बार डायरेक्टर साहब दो तीन स्टॉक्स और रखिएगा। वेस्ट लाइफ को रखिएगा 829 पे, ये काफ़ी समय से इसी रेंज में है, बिटवीन आई थिंक 820, 830, 820, 830। जोमेटो को आप इस ड्यूरेशन में देख ही चुके हैं क्या कर चुका है ये स्टॉक। जोमेटो ऑलमोस्ट इस वक्त 207.80 पे, ये करियर हाई पे है। मयूरेश, आप कहाँ प्लेस करेंगे जोमेटो को, जुबिलेंट को और वेस्ट लाइफ को, एंड स्पेशली अ कंपैरिजन बिटवीन आई थिंक जुबिलेंट एंड वेस्ट लाइफ? बिटवीन अ पिज्जा एंड अ बर्गर, वीरू जी, मुझे लगता है थिंक दोनों कंपनी पिछले तिमाही में थोड़े सॉफ्टिश नंबर्स दिए थे। जुबिलेंट वाज अ लिटिल बिट बेटर compared to its previous few quarters. But जो पूरी consumer discretionary की थीम है going forward, I think this will be one sector to watch out for. ये सारे stocks और management commentaries अगर आप पढ़ें तो tier 2, tier 3 cities में enter कर चुके हैं in a very asset light model. यानी बहुत ज्यादा capex किया नहीं है, franchisee route through गए हैं। जो eating out habits हो रही है tier 2, tier 3 cities में भी, I think that has significantly improved. और इसलिए I think जब हम volume growth की बात करते हैं, SSG growth, वहां पे आई थिंक एक ठीक ठाक एनुअलाइज बेसिस पे आई थिंक इम्पैक्ट आना चाहिए ऑन पॉजिटिव नोट। ऑब्वियसली आई थिंक न्यू प्रोडक्ट्स व्हिच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय वेस्टलाइफ हो या जुबिलेंट हो, ये आई थिंक अच्छा खासा आई थिंक को सहारा देगा। शायद एक कंसोलिडेशन फेज से जाए, बट दिस इज वन सेक्टर QSR दैट आई वॉच आउट फॉर। जो इसका प्रॉक्सी है जोमेटो, ऑब्वियसली द स्टॉक हैज डन वंडरफुली वेल। इसका जो प्राइस एक्शन है बहुत ब्यूटीफुल रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर आप वैल्यूएशंस देखते हैं तो सिर्फ तो ये जो कैपिटल रेज किया था कुछ महीनों पहले, इनफैक्ट अ फ्यू वीक्स बैक, has been significant in the unlisted space. आज जब हम Blinkit की बात करते हैं, Hyperpure business की बात करते हैं, to turn EBITDA and PAT positive in the coming few quarters, numbers will be for the better, even on an expanded base in FY25 and FY26. तो actionable stock अगर कुछ है, तो अगर Zomato declines में मिलता है, तो अभी भी मुझे लगता है वहाँ पे विकल्प है। तो ये फिलहाल जोमेटो पर पर्सपेक्टिव, और आगे देखते हैं नंबर्स के फ्रंट पर कंपनी कैसे फेयर करती है। अच्छा, इस बीच आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं एक और बिग बॉय, L&T। निफ्टी डे लो से जो रिकवर कर रहा है उसमें शायद इसका हाथ हो सकता है। अनुज, स्टॉक अब 2-2.5% ऊपर, और कुछ ही देर पहले आप मैनेजमेंट से भी बात बिल्कुल हर्षदा, ये देखिए क्या है ना, मैनेजमेंट स्क्रीन पर आई, उन्होंने कहा कि ये वाला जो ऑर्डर था ये पुराना ही ऑर्डर था। अगर ऐसा होता तो स्टॉक को वापस पूरा गिर जाना चाहिए था। तो आई थिंक ये जो आज की रैली है इसमें सिर्फ इस ऑर्डर का नहीं, वो जो कमेंट्री दी है मैनेजमेंट ने उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आगे वो और ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये एक और रीज़न है मेरे स्टॉक मेरे रेडार पर है। मैं एक लगातार एक चीज़ बोल रहा हूँ, उन स्टॉक्स पर फोकस करें लार्ज कैप यूनिवर्स में जो 3 जून से अब तक एक डिफरेंशियल क्रिएट करके बैठे हुए हैं। L&T का 3 जून का हाई, वो 52 वीक हाई और लो की प्लेट लेकर आई है 3900। आई थिंक 3900 प्लस का हाई था, मैं ये नहीं कह रहा कि 3900 हो जाएगा। और ये स्टॉक एक्चुअली उस दिन के हाई से जो कोलैप्स हुआ वो रिकवर ही नहीं कर पाया। तो उस सेंस में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी जगह, आई थिंक स्ट्रीट जो है
अब उन स्टॉक्स पर फोकस करना चाहती है। 3920 था 3 जून का हाई। उन स्टॉक्स पर फोकस करना चाहती है जो थोड़ा सा यहाँ पर एक डिफरेंशियल के साथ ट्रेड कर रहे हैं इसके लिए, प्लस इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक है। इन सब चीज़ों की वजह से ये मूव L&T में आ रहा है। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग मूव। इस पर एक फटाफट टेक चेक लेंगे और फिर आईटी कंपनियों की बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ संजीव होता भी जुड़ गए हैं। रचना जी, L&T थोड़ा सा मोमेंटम, ऊपरी लेवल से बाजार जो हल्का हुआ है ये रेजिलियंस दिखा रहा है, कुछ मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है। 3600 पर लेंगी क्या? जी डेफिनेटली, और मेरा यहाँ यही मानना है कि डिस्काउंटर इज गिवन अ ब्रेकआउट रादर। जो डाउनफॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसमें से उसने आज ब्रेकआउट दिया है, और अगर इसी तरीके से हायर लेवल पे अगर ये क्लोजिंग दे देगा तो ये ब्रेकआउट कंफर्म और हो जाएगा स्ट्रांगली। ऊपर वाली साइड पे ये 3750 की तरफ जा सकता है आने वाले दिनों में, और जब तक ये 3560 के ऊपर बना रहेगा तब तक ये ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म्ड ही रहेगा। तो हमने ये क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है और मेरा यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जिसने 2 दिन से मार्केट को सपोर्ट किया है, वो है आईटी। कल मैसिव मूव था और आज एक अच्छा फॉलो थ्रू यहाँ पर, लेकिन ब्रोकरेज की राय बटी हुई है। नमूरा और नुवामा बुलिश हैं, वहीं जेफरीज और मोतीलाल ओसवाल अब थोड़े से इनको लेकर कॉशियस हैं। आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं इस सेक्टर के ऊपर। मिला जुला रुझान, अगर इन दिग्गज ब्रोकरेजेस जिनके आपने नाम लिए उनकी चर्चा करूं तो ये जरूर है कि आईटी सेक्टर में एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। अगर वीक टिल डेट के रिटर्न्स देखूं तो आईटी इंडेक्स जब 3% से ज्यादा का उछाल डिलीवर कर चुका है, इन कंपैरिजन निफ्टी केवल 0.5% उछला है। तो आउट परफॉर्मेंस तगड़ा है, स्ट्रीट कुछ हद तक बुलिश तो हो रही है। बुलिश रिपोर्ट्स का तड़का ऐड किया नोमुरा और नुवामा ने। जैसे आपने कहा, नोमुरा कह रहा है ये जो Q1 के नंबर्स अब शुरू होने वाले हैं उनमें आप देखेंगे कि वो जो ठंडी रेवेन्यू ग्रोथ थी वो बॉटम आउट होती हुई नजर आएगी, यानी कि कमजोरी लार्जली खत्म होती हुई नजर आएगी। हालांकि वो कह रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी डिमांड में इंप्रूवमेंट अभी कुछ क्वार्टर्स दूर है, पर यहां से डिटोरिएट नहीं होगा और खराब नहीं होगा। इनफैक्ट उनका कहना है ब्याज दर में कटौती अब एक्सपेक्टेड है इस कैलेंडर ईयर में यूएस में, उससे डिमांड को और तूल मिलेगा और बूस्ट मिलेगा। प्लस जो यूएस में कॉर्पोरेट्स की तरफ से डिसीजन मेकिंग स्लो हो रही है, एक बार अमेरिका के चुनाव निकल जाए उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग भी पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी। वो कह रहे हैं जनरेटिव एआई आगे बड़ा थ्रस्ट मिलेगा अगले 12 से 18 महीने में। और एक इंटरेस्टिंग बात, वो कह रहे हैं लार्ज कैप्स की रेवेन्यू ग्रोथ इस साल FY25 में 3% होगी, पर FY26 में जाते जाते बढ़कर 7.25% पे पहुंचती हुई नजर आएगी। इन्होंने लार्जली सारे लार्ज कैप्स को अपग्रेड कर दिया इस सेक्टर के, वो डिटेल स्क्रीन्स पर है। जहां तक नुवामा की बात है, वो कह रहे हैं हाल फिलहाल की वॉलेटिलिटी के बाद हम तो पॉजिटिव हैं इस सेक्टर में। उनका कहना है कि FY25 के एस्टिमेट्स एडिक्वेटली कट हैं, अब रूम फर्दर डाउनग्रेड्स का नहीं है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं FY25 जो करंट साल है FY24 से बेहतर रहेगा और बढ़िया लॉन्च पैड देगा FY26 की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए। वो कह रहे हैं जिस तरह के हाल फिलहाल की डील फ्लो स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा रीइंफोर्स करता है हमारा पॉजिटिव स्टैंड जो सेक्टर पे है। जिन स्टॉक्स पे पॉजिटिव है वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ की पिक्चर जो कॉशियस है, जेफरीज। वो कह रहे हैं हमारे हाल फिलहाल के मैनेजमेंट इंटरैक्शंस में और इवन एक्सेंचर के जो अनचेंज्ड डिमांड कमेंट्री थी वो दिखाती है कि अभी भी आईटी बजट्स में प्रेशर है, यहां से लिमिटेड डिमांड पिकअप एक्सपेक्ट करिए आप। FY25 की गाइडेंस में अनलाइकली है कोई बदलाव होगा और उसके चलते आपको शायद अर्निंग्स पे कट आते हुए नजर आएंगे। और उनकी एक और इंटरेस्टिंग लाइन है, वो कह रहे हैं हिस्टोरिकल 5 साल के एवरेजेस से आईटी सेक्टर ऑलरेडी 20% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी के कंपैरिजन में 35% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए वो कॉशियस हैं। ऐसे ही मोतीलाल ओसवाल कॉशियस है, जो कह रहे हैं कि Q4 में आप एक कमजोर Q4 के बाद एक्सपेक्ट करिए हालात Q1 में सुधरेंगे, पर फिर भी 10 साल में सबसे कमजोर Q1 रहेगा। वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में इंप्रूवमेंट के साइंस देखेंगे। कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आया Q1 में तो तस्वीर बिगड़ेगी और Q2 भी चैलेंजिंग हो जाएगा इन आईटी कंपनीज की। ओके आशीष, बिल्कुल। तो खैर एक काम करते हैं, एक एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं कि अब क्या करना है यहाँ पर। हमारे साथ शेर खान के रिसर्च हेड संजीव होता जुड़ गए हैं। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। पहले लार्ज कैप आईटी से शुरुआत करते हैं।
ओवरऑल सेक्टर पर आपका क्या व्यू है, उसके बाद हम थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे। गुड आफ्टरनून। देखिए, हमने आईटी सेक्टर को ऑलमोस्ट Q3 के जो तिमाही में उसके बाद ही अपग्रेड कर दिया था, और हमारा भी मानना ये था कि जितने भी सेक्टर हेडविंड्स हैं वो बॉटम आउट हो रहे हैं ग्रेजुअली, और जैसे अभी सबने ये बोलना शुरू कर दिया कि Q1 में बॉटम आउट हो जाएंगे, हमारा मानना भी यही है कि जितना बुरा होना था सेक्टर के साथ वो बुरा हो चुका है। यहाँ से खराब होने की संभावना और बहुत कम है। तो जो भी होगा अभी रिवाइवल होगा, और यहाँ से स्टॉक को री रेटिंग और अर्निंग अपग्रेड साइकिल चालू होगा। Q1 में शायद ना हो, Q2 में हो, या बैकएंडेड ग्रोथ के साथ H2 में हो, लेकिन यहाँ से खराब होने की स्थिति और आईटी सेक्टर में नहीं है। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। पहले जो दो बिग बेलवेदर्स हैं उनकी बात करते हैं, इन्फोसिस और TCS। कंसिडरिंग वो टोन सेट करते हैं पूरे सेक्टर की, यहाँ पर क्या व्यू है आपको और यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें? इन्फी का जो बैंडविड्थ है और जो सर्विस ऑफरिंग है वो तो कोई टच कर ही नहीं सकता। और मुझे लगता है सबसे बड़ा जो टेक्निकल प्ले है यहाँ पे बोथ इन्फोसिस और TCS के लिए, एक तो है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर फेड कट आ जाएगा, रेट कट आ जाएगा उसका। जो BFSI था वहाँ पे जो ग्रोथ एक लैग कर रहा था, मुझे लग रहा है कि क्योंकि इनका एक्सपोजर BFSI स्पेस में बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे रिवाइवल एक तगड़ा आने वाला है FY25 सेकेंड हाफ में और FY26 में। ये सबसे बड़ा फायदा देगा अगर टॉप टायर की बात करें तो। और उसकी वजह से लग रहा है कि अभी जो वैल्यूएशन है दोनों कंपनी का, TCS थोड़ा सा प्रीमियम में ट्रेड करता है, इन्फोसिस तो उससे बहुत नीचे में करता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो दोनों में बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ पे बाय की सलाह रहेगी और अच्छा लेवल है यहाँ पे। फिर सेकेंड लाइन ऑफ स्टॉक्स पे आए तो यहाँ पर आपकी राय क्या होगी? विप्रो को, HCL टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा पे आपका टेक, पोस्ट इन्फोसिस एंड TCS? इसके बियॉन्ड जो मुझे अच्छा लगता है वो टेकन, क्योंकि अगर देखिए पूरा IT पैक में वो एक ही इकलौता स्टॉक है जहाँ पे अभी भी एक कॉशन और स्केप्टिकलिटी बना हुआ है कि उसका अर्निंग रिवाइवल होगा कि नहीं, और उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके वैल्यूएशन में, जो कि बहुत ही ऑलमोस्ट 12-13 टाइम्स फॉरवर्ड अगर देखें FY26-27 का एवरेज लें जहाँ पे कि अच्छा नंबर्स आएंगे, वहाँ पे उतना टाइम नहीं ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है टेकम एक ऐसा स्टॉक है जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर इसमें 2-3 साल का अगर व्यू लें तो ये बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। नॉट ओनली मैं 10-20% की बात नहीं कर रहा हूँ कंपाउंडिंग, मुझे लग रहा है यहाँ से भी ऑलमोस्ट 50% का एक जंप हो सकता है इसके परफॉर्मेंस में, अगर 2 से 3 साल का कोई नजरिया ले। और मिड कैप में मुझे लग रहा है कि बिरला सॉफ्ट और परसिस्टेंट अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और नंबर्स भी उनके अच्छा खासे आएंगे Q1 में, तो यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। ओके, बिरला सॉफ्ट और आपने परसिस्टेंट की बात कही। अच्छा, क्योंकि संजीव जी इसमें कोई राय नहीं है कि अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें तो मिड कैप IT में प्राइस स्ट्रेच और प्राइस बिहेवियर स्ट्रॉन्ग थे वर्सेस लार्ज कैप IT। आई थिंक अगर मैं सिर्फ टेक महिंद्रा को छोड़ दूँ तो लिविंग, आई थिंक बिरला सॉफ्ट एंड परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस, ये आपका ओरेकल फाइनेंशियल्स, यहाँ पे आपका टेक? देखिए, जो मिड कैप IT है वो उससे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया नहीं है और वो लार्जली आउट परफॉर्म ही किया है। सबसे बड़ा बात ये है स्मॉल कैप और जो मिड कैप IT में, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू बेस है इतना बड़ा है नहीं, सो इवन दे विन 1-2 बिग विंस तो उनका रेवेन्यू ग्रोथ आ जाता है 8 से 10%। और परसिस्टेंट का देखें तो ऑलमोस्ट आपका 15-18% काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ आएगा 2 सालों में, क्योंकि इसका रेवेन्यू बेस ही इतना बड़ा नहीं है। और उससे रिलेटिव अगर कंपेयर करें इन्फोसिस और TCS, उनका इतना बड़ा रेवेन्यू बेस है कि उनको सेक्टर को ही ग्रो करना पड़ेगा अच्छा से, मतलब आएगा नहीं। तो दैट इज द इशू विद तो संजीव जी, फिर इस समय आपकी पोजीशनिंग कितनी अग्रेसिव होगी IT में, क्योंकि 2 दिनों से स्टॉक्स ऐसे भाग रहे हैं जैसे बस बम्पर नतीजे, छप्पर फाड़ रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर इस समय पोजीशन लेनी है, कितना पैसा आप कमिट करने के लिए तैयार हैं? डेफिनेटली अभी मुझे लग रहा है कि एक IT सेक्टर में आप जो अंडरवेट का जिसका अगर पोजीशन होगा तो ओवरवेट में जाना चाहिए एक टैक्टिकल प्ले के लिए ओवर नेक्स्ट 1-2 ईयर्स। और मुझे लग रहा है कि Q1 में भी नतीजे अच्छे आएंगे।
और नतीजे अगर अच्छे आएंगे, मैं बोल रहा हूँ कमेंट्री अच्छे आएंगे, नतीजे तो ठीक ठाक ही आएंगे, इतना अच्छा होगा नहीं, लेकिन कमेंट्री जो आने वाले क्वार्टर्स को लेकर मुझे लग रहा है कि अच्छे कमेंट्री आएंगे। तो यहाँ पे अभी ओवरवेट ही जाना चाहिए आईटी सेक्टर में, और टीसीएस इंफोसिस में मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द, अगर निफ्टी की रिटर्न की बात करें। फेयर इनफ संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो टर्न अराउंड की उम्मीद और उसी को भापता हुआ बाजार इस समय आज दिखाई दे रहा है। आज ही नहीं, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये पूरा पॉकेट इनफैक्ट तेजी में आता हुआ। एक चीज़ जो अच्छी लगी जी, जो आपने बात बोली एक टुवर्ड्स द एंड कि जिस तरीके से स्टॉक भाग रहे हैं, मार्केट ने ये अज्यूम कर लिया है कि इन्फोसिस की मैनेजमेंट आएगी, वो कहेगी कि अब हम वापस 10% पे ग्रो करेंगे। टीसीएस की मैनेजमेंट आएगी, कहेगी कि हमारी विजिबिलिटी बहुत क्लियर हो गई है। ये जो मार्केट जिस तरीके का है ना, इसके पास आइडियाज़ का अभाव है। तो यहाँ पर क्या होता है, कहीं भी हल्का सा वैल्यूएशन कंफर्ट आपको दिख रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट इस तरीके के मूव बना रहा है। अब इसमें दिक्कत ये आएगी कि अगर इन्फोसिस ने आके वही ढाक के 3 बात बोल दिया कि कोई विजिबिलिटी नहीं है, फिर दिक्कत है, फिर ये सब कुछ है, फिर स्टॉक गिर जाएगा। तो ये एक दिक्कत रहेगी यहाँ पर। देखिए 1 महीने में ये स्टॉक 16% भाग चुका है। अब मतलब क्या ऐसा क्या इन्फोसिस आके कह देगा कि मार्केट इस तरीके से इन्फोसिस को रीरेट करे जा रहा है। नो डाउट इन्फोसिस में पिछले 3-4 महीने से 3-4 क्वार्टर से ट्रेंड रहा है कि पहले रैली होती है, उसके बाद नंबर खराब आते हैं, फिर नीचे गिरता है, फिर बॉटम आउट हो जाता है। लेकिन और स्टॉक पिछले अगर आप देखिए 6 महीने का चार्ट है और एक 12 महीने का चार्ट लेकर आइए इन्फोसिस का, आई डोंट थिंक स्टॉक कहीं गया है, वहीं का वहीं पड़ा है बेसिकली। ऑलमोस्ट मतलब मोर और लेस पिछले 9 महीने में वहीं का वहीं पड़ा है स्टॉक। बट इस तरीके के मूव्स आते रहते हैं, तो ये ट्रेडिंग प्ले है। हाँ, टीसीएस का इंटरेस्टिंग है, टीसीएस का प्राइस पैटर्न ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टीसीएस का एक बार चार्ट लेकर आइए आप। आई थिंक टीसीएस 52 वीक लो के काफ़ी 52 वीक हाई के काफ़ी करीब होगा कंपेरेटिवली, सिर्फ 250 रुपये दूर है वहाँ से। तो टीसीएस इंटरेस्टिंग है। बाकी खैर मार्केट में थोड़ा सा मुझे ये डाउट लग रहा है कि क्यों इस तरीके से बिल्डअप किया जा रहा है स्टॉक्स। इनफैक्ट एलटीआई माइंट्री देखना चाहिए अनुज, क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही थी कि बाकी सब अच्छी खासी रिकवरी दिखा सकते हैं, ये नहीं दिखा पाएगा। और नाना करते यहाँ पर भी आप देखिए पोजीशंस आती हुई दिखाई देने लगी हैं। एक फटाफट कॉल ले लेते, श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, एलटीआई माइंट्री अब 1% ऊपर, 5500 पर क्या कमिटमेंट है कि नहीं है? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में आईटी स्टॉक्स में जो मोमेंटम बन रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बाकी मार्केट्स जो है वो काफी जोर से चल गया है, तो वैल्यू बाइंग आ रही है। और अगर एलटीआईएम की अगर बात करें तो मुझे यही लग रहा है कि इसमें भी एक काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक पैटर्न बना है। अभी ये स्टॉक 5500 के करीब है, लेकिन मुझे लगता है कि 6200 के करीब बिल्कुल जा सकता है। तो ओवरऑल आईटी में अच्छा मोमेंटम बना है, लेकिन ये स्टॉक में यहाँ से भी मुझे लगता है कि अगर कई सारे अपने जो इन्वेस्टर्स है वो इन आईटी स्टॉक्स में अटके हुए हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इसमें बने रहे, इसमें एक पुल बैक ड्यू है। ओके, चलिए अब आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे सोनी पटनायक से, उसके बाद रचना वैद्य से लेंगे एफएनओ सुपरस्टार, श्रीकांत चौहान से चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी। सोनी, आपके पास आ रहे हैं पहले आपका सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रेकमेंड करना चाहूंगी डीएलएफ 850 की कॉल ऑप्शन में। करंट प्राइस 21.5 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 16 रुपए का। पहला टारगेट है 28.28 का, दूसरा टारगेट रहेगा 32। यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट के साथ बाउंस कर रहा है। 820 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डीएलएफ 850 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 870 880 के रेंज पे नजर आएगा। सो सपोर्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काफी फेवरेबल है यहाँ। ओके, आपका पहला ट्रेड हो गया 850 की कॉल। दोनों ही स्टॉक्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज पे डीएलएफ में सुबह से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है और फर्दर आप अपस्विंग एक्सपेक्ट करते हुए रचना जी के पास चलते हैं। आज का फिर सुपरस्टार पिक करेंगे। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी, मेरी तरफ से टाटा कम्युनिकेशंस रहेगा। टाटा कम्युनिकेशंस में खूब ही बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। ये चार्ट पे इसका सेटअप ऐसा दिखा रहा है कि ये खाली इंट्राडे की कहानी नहीं, लेकिन जो लोग पोजिशनली होल्ड करने को तैयार है उनके लिए भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। ये काउंटर अगर 1850 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो जब तक ये 1850 होल्ड करेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो बहुत ही जल्दी ये काउंटर हमें 2000 और 2050 के नंबर्स दिखाएगा।
तो 2000 एंड 2050 के टारगेट्स और 1850 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। ओके तो टाटा कम्युनिकेशन एक बहुत बढ़िया मूव। और रचना जी बिलीव मी, अब अनुज और मैं ऑफलाइन डिस्कस ही कर रहे थे कि अचानक इस स्टॉक में तेजी आ रही है और एक बहुत शार्प अपटिक आता हुआ, और आपने वो मेंशन कर ही दिया। श्रीकांत को भी जोड़ लेते हैं। श्रीकांत बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हम जैसे आईटी की चर्चा कर रहे थे और जब मैं इन सभी आईटी कंपनीज को स्कैन कर रहा था तो विप्रो के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो एक बात काफी क्लियरली समझ में आती है कि इसमें कुछ आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में कुछ काफी बड़ा हो सकता है। उसका रीजन यही है कि इसके अगर 2 साल के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो इसमें वेरी क्लियरली कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन बना है, यानी कि काफी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है और उस कंसोलिडेशन का एंड पॉइंट 550 के करीब है। तो जैसे ये 550 के लेवल्स को क्रॉस करेगा, मुझे लगता है कि नेक्स्ट राउंड में ये 700 रुपए के करीब जा सकता है। और मुझे लगता है यही एक ऐसा स्टॉक है कि जो ट्रिगर्स दिखा रहा है कि शायद आईटी में कुछ ना कुछ आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में कुछ होने वाला है बड़ा। तो विप्रो करंट लेवल से खरीदे। अगर वेरी शॉर्ट टर्म अगर टारगेट्स रखने हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से 555 से लेकर 560 के टारगेट्स नजर आते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद और थोड़ी रैली देखने मिलेगी। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 530 का, लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी इसे खरीदे। वेरी क्लियरली टारगेट्स नजर आते हैं 700 रुपए के। ओके तो विप्रो यहाँ पर इस समय आप खरीद सकते हैं। मयूरेश जी, आपका मिड कैप फंडा। मनोज, आई थिंक कंटिन्यू विद यस्टरडेज कॉल, नेस्को के साथ ही जाएंगे। मुझे लगता है आई थिंक जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है ये काफी अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड एट दिस जंक्चर। फूड बिजनेस, इंट्राबेटर बिजनेस इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। जो इनका आईटी पार्क्स का बिजनेस है वहाँ पे एक जबरदस्त स्टेडी स्टेट ग्रोथ है, और जो एग्जीबिशन का कारोबार है वहाँ पे तो सुपर ग्रोथ है। तो ओवरऑल नंबर से पूरे साल के लिए 700 करोड़ की टॉप लाइन एक्सीड हुई थी, 28-30% ग्रोथ मैनेजमेंट को लगता है, और हमारे अनुमान से भी 25 से 30% नॉट जस्ट टॉप लाइन ग्रोथ बट अर्निंग्स ग्रोथ शायद मुमकिन है अगले 2 वर्षों के लिए, विच इज अ ह्यूज पॉजिटिव साइन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज। 1500 करोड़ की कैश आउट ऑफ 6000 करोड़ मार्केट कैप, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे विल यूटिलाइज दिस कैश इन द राइट डायरेक्शन, ईदर फॉर एन ऑर्गेनिक एक्विजिशन या शायद जो डिविडेंड्स की राह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। तो नेस्को एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 18 से 20% की अपसाइड, स्टॉक प्लेस्ड एट 890। बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिए। ओके, नेस्को आपका पसंदीदा स्टॉक है। एक काम करते हैं, पहले चारों स्टॉक्स की एक बार फिर से स्क्रीन पर रखता हूँ। सस्ता ऑप्शन से हमने शुरुआत की थी, और सस्ता ऑप्शन डीएलएफ की कॉल सूर्य पटनायक जी की। रियल एस्टेट में उन्होंने, अगर आप देखेंगे, एक्सपोजर लिया था लगभग 850 की स्ट्राइक के साथ। 2832 का लक्ष्य यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन रचना जी ने पिक किया। आई थिंक ये पहले डिस्कस भी करा था उसको 2050 के लक्ष्य के लिए। 1909 पे ट्रेड करता हुआ, 1850 का स्टॉप लॉस। श्रीकांत चौहान जी ने यहाँ पे आईटी पे फोकस किया, विप्रो को बाय किया 555 के लक्ष्य के लिए, 560 के लक्ष्य के लिए, 541 के जोन में। और अभी अभी नेस्को को मयूरेश जी ने पिक किया। मीनवाइल स्क्रीन पे 2 स्टॉक्स में और रखता हूँ जहाँ पे बहुत सुपर, मतलब जिसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है और एक ब्रेकआउट। मानस जरा एक बार आप देखिएगा, ABFRL 327.45 ऑलमोस्ट मानस एक फ्लैग के एज पे। अगर ये 328-29 का जोन करता है मानस, तो व्यू क्या है इन सर्कमस्टेंसेस में? ऑप्शंस और फ्यूचर्स में इसको कैसे चेज करना चाहिए? डे हाई पे रिप्रेजेंटेटिव साहब इसका OI लेके आइए। मेरे स्क्रीन पे इनफैक्ट ये अपीयर हुआ था OI के जरिए, ओपन इंटरेस्ट। आपका टेक? तो देखिए, व्यू पॉजिटिव है। डिस्क्लेमर है कि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को भी मेंशन दिया हुआ है। ABFRL ने कल ही बॉटम बनाया था 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास। आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 319 रुपए के स्टॉप लॉस से 350 रुपए तक के टारगेट, जो पिछला हाई था, उसको स्टॉक इस पर रीच कर सकता है। तो 350 रुपए के टारगेट आप ABFRL में सेट करिए। ऑप्शन में जो रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट को भी दिया है वो 330 का कॉल ऑप्शन दिया है। अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 12 रुपए के भाव चल रहे हैं। 8 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इस ऑप्शन में 20 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, मीनवाइल थोड़े फार्मा स्टॉक्स में मूव आ रहे हैं। एक टोरेंट फार्मा और एक जाइडस लाइफ, ये 2 स्टॉक्स हैं जिन पर मेरी नज़र गई। दोनों के दोनों डे हाई पर, दोनों के दोनों FNO स्टॉक्स हैं, टोरेंट फार्मा और जाइडस लाइफ। एक बार ये दोनों स्टॉक्स देख लेते हैं। जाइडस में खास तौर से एक मूव आया। जतिन, अगर आपने चार्ट देखा हो जाइडस का या कोई व्यू हो आपका स्टॉक पर?
देखिए जाइडस लाइफ में रिसेंटली लास्ट हाफ एन आवर में एक मूव आया, लेकिन ओवरऑल अगर जो मैं स्टॉक देखूं तो रेंज बाउंड ही है। आई थिंक 1130 से लेके 1050, ये 80 पॉइंट के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि अगर जो फार्मा स्पेस में अगर जो एक हमारा पसंदीदा पिक होगा वो सन फार्मा होगा। तो हमें लगता है कि जैसे आई थिंक वीरू जी ने ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द शो कहा था, वो एक पैटर्न वाइज अच्छा ब्रेकआउट के आसपास है। तो फार्मा स्पेस में सन फार्मा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू जाइडस लाइफ। सन फार्मा शायद एक बेटर ट्रेड, लेकिन जाइडस में इस समय अच्छा मोमेंटम लौट रहा है। मानस संवर्धन मदरसन सुबह में अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, 3% के गेन। ये लास्ट हाफ आवर के लिए 204 के आगे बढ़ पाएगा या नहीं, क्योंकि आज डे हाई तो 207 इसका हमने देखा है कैश में। तो बिल्कुल देखिए, मॉर्निंग में ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मॉर्निंग सब कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इसने बॉटम बनाया है। इंटरडे चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है। आई थिंक ये 200 रुपए के नीचे नहीं जाएगा। तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए, 199 का स्टॉप लॉस लगाइए, और सबसे पहले 208 रुपए और उसके ऊपर 212 के टारगेट सेट करिए मदरसन में। ओके, चलिए काम करते हैं। ये बात मदरसन की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक लेकर लौटेंगे तब हम बात करेंगे आज के हमारे बिग मार्केट वॉइसेस में हरीश कृष्णन। अब तक आप उनको कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से जानते थे, अब वो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के को सीईओ हैं। उनसे बातचीत होगी इस ब्रेक के तुरंत बाद। ये साल का देखेंगे तो करीबन 15 से 17% का रिटर्न दिया है लार्ज कैप एनएसई 200 जैसे इंडाइसेस में, और देयर आर पॉकेट्स जिसमें उससे भी ज्यादा रिटर्न बन पाए हैं। गिवन दिस, हमें लगता है कि रिस्क हैज गॉट रिवॉर्डेड सिग्निफिकेंटली। अगर हम एक आंकड़ा या मेट्रिक देखें, लास्ट एक साल में आउट ऑफ एनएसई 500 स्टॉक्स, जो ज्यादातर 500 बड़े कंपनी है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ कंपनीज ने एटलीस्ट 10% दिया है कंपेयर टू एनएसई 500। हमने ये डेटा लास्ट 25 साल में अगर हम देखते हैं, प्लॉट करते हैं कि कितना हाई हो सकता है, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टॉक्स जिसमें हमें एटलीस्ट 10% अल्फा मिला है एनएसई 500। बात यह है कि रिस्क टेकिंग हैज गॉट रिवॉर्डेड डिस्प्रपोर्शनेटली। आज के माहौल में ऐसा हो रहा है कि आप कोई भी स्टॉक पे बात करते हो, बात खत्म नहीं होती है, उससे पहले स्टॉक चला जाता है। आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ मार्केट्स। यस, ऑब्वियसली इकोनॉमी अच्छी चल रही है, कंपनी के प्रॉफिट और मुनाफा अच्छा चल रहा है, बट मेरे हिसाब से वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा आगे बढ़ चुकी है, एंड देयरफॉर वी डू थिंक कि थोड़ा एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट करना बेटर रहेगा फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। हरीश जी, प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं कि आप वैल्यूएशन की क्यों बात कर रहे हैं, वैल्यूएशन क्या है। खैर, वो बात आपकी समझ गया, लेकिन एक चीज़ है, एटलीस्ट निफ्टी में अभी भी शायद वैल्यूएशन उतने स्ट्रेच नहीं हुए हैं। तो क्या ये जो आपका रिस्क है ज़्यादा मिड कैप को लेकर है, या ओवरऑल लार्ज कैप में भी रिस्क है थोड़ा सा? लुक, ऑब्वियसली लार्ज कैप और थोड़े बहुत मिड कैप में अभी भी कंफर्ट है। ऐसा नहीं है कि पूरा बाजार में हमें कंप्लीटली वैल्यूएशन के कारण हम बोलते हैं कि कहीं नहीं पैसा बन सकता है, बट एज वी गो लोअर डाउन द कर्व, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, वहां पे हमें लग रहा है कि वैल्यूएशंस ज्यादा ही बढ़ चुकी है। एंड अगर हम सिंपल सा लास्ट 4 साल का अगर हम प्लॉट करें, टोटल मार्केट कैप जो लार्ज कैप के हो, मिड कैप के हो, स्मॉल कैप के हो और माइक्रो कैप के हो, कैसे बड़े हैं और कितना हिस्सा हो गया होगा प्रॉफिट्स के, प्रॉफिट का ग्रोथ पे, और कितना हो गया होगा वैल्यूएशन के री रेटिंग पे। तो ब्रॉडली हमारा जो रिसर्च बता रही है कि लार्ज कैप में एक्चुअली प्रॉफिट्स आर ग्रोन फास्टर और वैल्यूएशन एक्चुअली कम हुआ है, एंड बेसिकली प्रॉफिट से ही आपको सारा मार्केट कैप का डेल्टा एक्सप्लेन हो सकता है। मिड कैप में ऑलमोस्ट 25%
75% आ रहा है अर्निंग्स से, 25% आ रहा है वैल्यूएशन एक्सपेंशन से। ये चीज अगर हम स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 50% आ रहा है अर्निंग से और 50% है वैल्यूएशन का एक्सपेंशन से। और माइक्रो कैप बेसिकली 500 के नीचे वाले स्टॉक्स पे अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 67% आ रहा है वैल्यूएशन के एक्सपेंशन से और सिर्फ 33% आ रहा है अर्निंग से। सो ब्रॉडली दैट गिव्स अ सेंस कि कितना ज्यादा एलिवेशन हुआ है वैल्यूएशंस के, स्पेशली एज वी गो लोअर डाउन द कर्व। एंड इसीलिए हमारा ये मानना है कि लार्ज कैप और थोड़े बहुत मिड कैप में अभी भी हमें वैल्यूएशंस उतना महंगे नहीं है कंपेयर टू से दी स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स। ओके, चलिए इसी पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं आपके, जहाँ पे आपने कहा कि कुछ स्पेस में आई मीन लार्ज कैप में भी मिड कैप में भी आपको मतलब वैल्यूएशन गैप नज़र आ रहा है। इसको इवेंट्स के मद्देनज़र रख के देखते हैं हरीश। अब हमारे सामने दो इवेंट्स खड़े हैं, अर्निंग्स और एक बजट। और अर्निंग्स का जब नाम आता है तो सबसे पहले लाजमी है कि आईटी का नाम आपके जहन में आएगा। अब आईटी में भी हुआ क्या है, जिस वैल्यूएशन की आप बात कर रहे थे कि मिड कैप आईटी ज़्यादा स्ट्रेच कर चुका है, लार्ज कैप आईटी वनस्पत कम है। आईटी पे आपका टेक क्या है और इस बार ही कमेंट्रीज में एक्सपेक्टेशन क्या है आपको, कैसी रही कमेंट्रीज कंपनियों की? देखिए हमारा टिपिकल होराइजन होता है करीबन 2 से 3 साल का, तो उस होराइजन में हमें लगता है कि आईटी में अभी भी यहाँ से भी हमारा पॉजिटिव व्यू है। ब्रॉडली ये आई मीन हमारा जो रीडिंग है ये इंडस्ट्री का, देखिए प्री कोविड और पोस्ट कोविड में लास्ट 3-4 साल में अगर हम देखेंगे तो ऑफशोरिंग जो कंपोनेंट है वो बड़ा है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए कंपेयर टू ऑन साइट। टिपिकली जब हम कोविड के पहले का हम देखते थे तो जब भी ऑफशोरिंग बढ़ता है तो मार्जिन्स ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज बढ़ते हैं, बिकॉज इट इज मोर प्रॉफिटेबल कि इंडिया में रह के जो ऑफशोर एम्प्लॉयज है ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं कंपेयर टू ऑन साइट के जो रिसोर्सेस है, राइट। लेकिन अगर हम देखेंगे नंबर्स को कि मार्जिन्स एक्चुअली प्री कोविड से भी कम है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि 21 और 22 में इतना डिमांड बढ़ गया कि बहुत सारा हायरिंग हुआ है, which led to very very high disproportionate amount of salary increases और big amount of bench strength जो खड़ा हो गया है। As demand कम हुआ और normalize हुआ, we think that कि margin जो है वो प्री कोविड के लेवल तक आ जाएंगे ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। ऑब्वियसली डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी थोड़ा वीक है, ऐसा नहीं है कि मैक्रो स्लो डाउन खत्म हो गया है, बट हमें लगता है कि जब भी ये खत्म होगा ये मैक्रो का स्लो डाउन तो एक साल में एक बड़ा फ्लश ट्रेड आएगा जहां पे बहुत सारा आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग होगा। सो देयरफॉर वो 3 साल के विंडो में हमें एक मार्जिन का जो रीसेट है वो देखने को मिलेगा और दूसरा जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो भी 3 साल में, एक साल में जबरदस्त ग्रोथ आएगा। तो ये दोनों रख के हमें लगता है कि वैल्यूएशंस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अभी भी ठीक ठाक है एंड देयरफॉर फ्रॉम ओवरऑल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू हमें लगता है कि यहाँ से भी वी हैव एन ओवरवेट स्टैंस कंपेयर टू इंडियन आईटी। रियल एस्टेट एक स्पेस रही है जहां पर अच्छा खासा स्ट्रेंथ और काफी पैसा लगा है, लेकिन करंट लेवल से क्या कुछ नया एक्सपोजर आप लेने के पक्ष में रहेंगे? और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल हमने देखा सिग्नेचर ग्लोबल जैसी कंपनी ने गुड़गांव के एक प्रीमियम प्रोजेक्ट को एक दिन में करीब 2700 करोड़ में बेचा। गोदरेज प्रॉपर्टीज बैंगलोर का प्रोजेक्ट 3150 करोड़ सोल्ड आउट हो चुका है। और ऐसी हेडलाइंस इनफैक्ट हमने काफी सुनी है पिछले पूरे साल में। तो मार्केट में अनडाउटेडली वो डिमांड अच्छी खासी है, लेकिन इन स्टॉक्स की वैल्यू और आगे के रिटर्न्स के लिहाज से निवेशकों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? इलेक्शन से पहले हमारा ये मानना था कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां पे वी कैन कंटिन्यू टू सी मोमेंटम। इलेक्शन के नतीजे के देख के हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत पॉपुलिज्म बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत स्पेंडिंग हो सकता है कंजम्पशन के ओर से, एंड that also has implications in terms of investment demand. तो
जो लग रहा था कि वो के शेप रिकवरी, जहां पे कि ऊपर के जो इनकम लेवल्स और कैपिटल लेवल्स और वेल्थ लेवल्स जो थे, दे कैन सी डिस्प्रपोर्शनेट गेन, बी इट इन टर्म्स ऑफ सेक्टर जैसे कि रियल एस्टेट। हो सकता है जब बजट प्रेजेंट हो, इफ दे आर मूविंग मोर एंड मोर इनटू से कंजम्पशन, डिमांड क्रिएशन, तब हमें लगता है कि रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स एक्चुअली थोड़ा बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं। So therefore we have a wait and watch. Obviously stocks बहुत अच्छे चले हैं लास्ट एक साल में, और लास्ट 6 महीने में भी बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं। So incrementally हम नया कैपिटल नहीं डाल रहे as far as this sector is concerned in our funds. ओके, रेलवे और डिफेंस पर क्या व्यू बन रहा है इस समय आपका, हरीश जी? क्या आपके पोर्टफोलियो में हैं स्टॉक्स, क्या आप ऐड कर रहे हैं इन लेवल्स पर? डिफेंस पे हमारा आई मीन ऑब्वियसली देश और जो की स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव है कि आत्मनिर्भरता, डिफेंस एक्चुअली इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एज फार एज दैट इज कंसर्न। अगेन यहाँ का सबसे बड़ा इशू है वैल्यूएशंस। अगर आप इंडेक्स देखेंगे, डिफेंस इंडेक्स आज के दिन में प्राइस टू बुक है 15 के आसपास। एनएससी कंजम्पशन इंडेक्स का प्राइस टू बुक करीबन 8 से 9 टाइम पे है। ये मैं ट्रेलिंग लास्ट 12 महीने के प्राइस टू बुक के बेसिस पे बोल रहा हूँ। 15 टाइम प्राइस टू बुक एक ऐसा एक ऐसा लेवल्स है जहां पे कंफर्ट बहुत बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग रीजनेबल लॉन्ग टर्म वेल्थ। अगले 3 महीने 6 महीने हो सकता है कि और चल जाए, बट टू सी मीनिंगफुल वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम दीज लेवल्स over the course of the next 3-5 years हमें लगता नहीं है कि डिफेंस स्पेस में हमें इतना कुछ करने को मिल पाएगा। So therefore we have a negative view as far as defense is concerned. Similarly with railways, so हमारे पास है stocks which we have been pruning and booking profits in our portfolios. ओके, अच्छा हरीश जी, लास्ट 2 हफ्ते के अगर आप डेवलपमेंट्स को पीछे मुड़ के देखें तो उसमें सीमेंट में भी काफ़ी हरकत पड़ गई है, और आई थिंक ये जो स्पेस है पिछले 5 साल में काफ़ी बड़े मेगा M&As दिख चुका है। कभी कभार क्या होता है कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है तो आप एसेट्स को देखते हैं, लोकेट करते हैं, रीजनेबली प्राइस पे आपको मिलते हैं तो आप एसेट्स लेते हैं, लेकिन इस वक्त दूसरी चीज़ हो रही है इस इंडस्ट्री में। आप ब्लॉक्स को ब्लॉक कर रहे हैं। ये हायर लेवल्स पे सीमेंट स्टॉक्स हैं सारे के सारे इस वक्त। आप पूरे स्पेस को अगर आप रीड करें अच्छी तरीके से, आपको स्पेस नज़र आ रहा है सीमेंट को चेस करने का इस वक्त, या फिर ये एक रीजनेबल प्राइस है अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का? देखिए, सीमेंट का अगर हम प्रॉफिट पूल देखेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इकोनॉमी या एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट पूल, एक्चुअली बहुत कम लेवल पे आया है। ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 5-7 ईयर्स ज्यादा सप्लाई आ चुका है, उसके कारण प्रॉफिट्स और प्राइसेस ऑफ सीमेंट हैजंट रियली गॉन अप, उसके कारण ओवरऑल प्रॉफिट्स हैवंट रियली इम्प्रूव्ड। बट एज कंसोलिडेशन, जो आप बता रहे हैं कि बड़े से बड़े प्लेयर्स अक्वायर कर रहे हैं दूसरे कंपनीज को, छोटे कंपनीज निकल जा रहे हैं, वी डू सी अ बिगर ट्रेंड जहां पे प्राइसिंग पावर वापस आ सकता है ये इंडस्ट्री में, और इसका जो टोटल प्रॉफिट पूल है वही बढ़ सकता है। तो आज के दिन में अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स या ईवी एबिटा देखेंगे, मेरे ख्याल से वो बहुत नीचे स्तर के अर्निंग्स या प्रॉफिट पूल पे हम वैल्यू दे रहे हैं। नॉर्मलाइज लेवल पे मेरे ख्याल से और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है, एंड ऑन दैट बेसिस यहाँ से भी हमें लगता है कि सीमेंट एज अ स्पेस बोथ इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग का हो सकता है गवर्नमेंट पे बजट में जो होपफुली अनाउंस हो जाए, एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द ब्रॉडर जो कंसोलिडेशन हुआ है इंडस्ट्री में, हमारे हिसाब से बोथ ऑफ देम ऑगर वेल फ्रॉम अ स्लाइटली मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। तो हम सीमेंट पे भी पॉजिटिव है इस टाइम पे।
आपका रुझान कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग कंपनियों पर क्या रहेगा अब इस समय हरीश जी, कंसिडरिंग L&T के मैनेजमेंट ने कुछ ही देर पहले हमसे कहा कि बड़े ऑर्डर विंस आगे आते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली हाइड्रोकार्बन साइड पर। कंपनी ने वैसे भी एक आउटलुक FY25 के लिए काफ़ी पॉजिटिव दिया था इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर विंस। हमने कमिंस इंडिया का बिजनेस देखा है, ये सारी MNC कंपनियां ग्लोबली भले ही थोड़ा बहुत सुस्ती दिखा रही हों ऑर्डर विंस के लिहाज से, इंडिया बिजनेस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है उन सब के लिए पिछले क्वार्टर में। लेकिन क्या करंट लेवल्स पर और अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक्स में? देखिए, ओवरऑल कैपिटल गुड्स ऐसे स्पेस है जहां पे 3-4 बड़े ट्रेंड्स है। एक है गवर्नमेंट का जो सरकारी कैपेक्स है, दूसरा है प्राइवेट कैपेक्स और तीसरा है रियल एस्टेट। एज फार एज गवर्नमेंट केपेक्स इज कंसर्न, पॉसिबली ऑलरेडी 4th गियर पे है। जितना भी खर्च कर सकते हैं थे अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स, सरकार तो किया ही है एंड पॉसिबली विल कंटिन्यू विद दैट सेम मोमेंटम इन द इयर्स टू कम। बट जो सबसे बड़ा डेल्टा जो आ सकता है वो आ सकता है प्राइवेट सेक्टर केपेक्स पे। अगर हम लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो टोटल जो केपेक्स हुआ है कोविड से पहले करीबन 6 लाख करोड़ का हर साल का केपेक्स होता था ऑल लिस्टेड कंपनीज में। वो नंबर आज के दिन में 9 लाख करोड़ का केपेक्स स्पेंड हो रहा है हर साल में। यही टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे प्रॉफिट्स कैसे बढ़ा है, प्रॉफिट्स या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 6 लाख करोड़ से करीबन 15 लाख करोड़ गया है। तो बोलने का ये मतलब था कि प्री कोविड ब्रॉडली जो प्रॉफिट थे उतना ही केपेक्स चल रहा था। आज के दिन में प्रॉफिट बढ़ गया है करीबन 14-15 लाख करोड़ का और केपेक्स अभी भी 9 लाख करोड़ तक का ही बढ़ा है। सो यहाँ से भी हमें लगता है कि प्राइवेट केपेक्स और बढ़ सकता है। रियल एस्टेट तो ओवरऑल जैसे कि हम बता रहे थे कि स्पेशली फ्रॉम अ वॉल्यूम पर्सपेक्टिव और बढ़ सकता है। प्राइसेस शायद काफी हद तक स्पेशली इन प्लेसेस लाइक NCR बहुत हाई हो चुके हैं। सो थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो सकता है फ्रॉम अ प्राइस लेवल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फ्रॉम अ वॉल्यूम पर्सपेक्टिव रियल एस्टेट कंटिन्यूज टू बी गुड। सो ओवरऑल हमें लगता है कि डिमांड का एनवायरनमेंट can continue to remain robust for capital goods and related companies. Again, issue यहाँ पे valuation की है, but I think compared to many other spaces, यहाँ पे थोड़ा बहुत at least earnings visibility है from the course of the next 2-3 years. So we have a overweight stance on capital goods and engineering. ओके, चलिए हरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये इस समय एक व्यू म्यूचुअल फंड साइड से। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं और BT ST STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रचना जी क्या कैरी करेंगे कल के लिए? रचना जी अनम्यूट करिए। सॉरी अबाउट दैट। कल के लिए जो ट्रेड मैं कैरी करना चाहूंगी दैट वुड बी TCS में 4020 पे फिलहाल प्राइस है फ्यूचर्स का और मेरे हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम बना रहना चाहिए और IT वैसे भी 1-2 दिन से अच्छा कर ही रहा था, तो माइनर होल्ड के बाद यहाँ दोबारा मोमेंटम बनना चाहिए जो इस काउंटर को 4080 की तरफ लेके जाएगा कल के दिन में और यहाँ पे 3980 पे SL लगाना चाहिए। 3980 SL एंड 4080 टारगेट। ओके, TCS बाय कॉल है आपकी और निफ्टी IT करीब 437 अंकों का इजाफा लेके जा रहा है। आप तो वो आपको कन्विक्शन देता हुआ TCS कैरी करने के लिए। मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड एस्ट्रल रहेगा। एस्ट्रल पे खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर हमने कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट इंटरडे चार्ट पे देखा था, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉसेज 2370 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 2500 रुपए के टारगेट सेट करेंगे एस्ट्रल में। ओके, तो एस्ट्रल काफ़ी दिनों बाद इनफैक्ट रेकमेंड हुआ, लेकिन मोमेंटम तो है ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सोनिया आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी मेरा यहाँ पे BTST रहेगा। अंबुजा सीमेंट फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है। अब करंट प्राइस 693.94 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 670 का,
टारगेट है 720 725 का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 690 और 700 की पुट में ओपन इंटरेस्ट बहुत एग्रेसिवली ऐड हो रहा है। 700 कॉल में ज्यादा एडिशंस है नहीं, 710 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग बहुत शार्प होगा अंबुजा सीमेंट्स में। सो 725 730 टारगेट्स एक बार देख सकते हैं। ओके, अंबुजा सीमेंट ये हो गई सोने की पिक। गाबा सर, आपका ट्रेड? मेरा स्टॉक रहेगा आदित्य बिरला फैशंस लिमिटेड, ABRR 328 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 325 का, ₹3 का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 340। रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में, आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। ओके, तो AB फैशन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको दिख रही है। श्रीकांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, वैसे मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप में HDFC बैंक में काफी अच्छा मोमेंटम बना है। 1720-25 के करीब मोस्ट ऑफ द टाइम इस स्टॉक में हमने अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, लेकिन इस बार 1720-25 के लेवल्स को इसने काफी कंफर्टेबली क्रॉस किया है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि इसी में मोमेंटम और बन सकता है। 1730-35 के करीब इसे खरीदा जा सकता है। 1710 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें 1770 के। 1770 के टारगेट्स नजर आते हैं। ओके, तो ये हो गई बात HDFC बैंक की। चलिए अब डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है यतिन को, वो जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम के फोकस में है, सबसे पहले ABFRL, और आधे घंटे के अंदर आपको यहाँ एक बड़ा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन दिखाई पड़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 9% बढ़ा है जुलाई सीरीज में, और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ एक BTHT का ट्रेड लिया जा सकता है करंट लेवल से 2 से 3%, यानी 10 से 12 रुपए की अपसाइड डीलर्स को लगती है 1-2 दिनों में पॉसिबल है इस पर्टिकुलर काउंटर पे। इसके अलावा ONGC ये भी एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का फेवरेट स्टॉक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी लगभग 3% के आसपास बढ़ा हुआ है, और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ 290 से 300 के पोजिशनल टारगेट्स आ सकते हैं। तो दोनों ही ABFRL और ONGC में डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जहाँ ABFRL में अभी भी कुछ देर पहले प्रकाश सर का बाय कॉल था, मैं स्पॉट किया था कुछ देर पहले, ये मेरे ख्याल से 327 पे। यकीन मानिए उस वक्त का ओएडिशंस भी स्ट्रॉन्ग थे, फिर प्रकाश सर ने टिप्पणी करी, अब यतिन डीलर्स चेस कर रहे हैं इसकी पुष्टि करते हुए। ONGC ये दूसरा बाय कॉल था। मीनवाइल इट्स 24126 निफ्टी और बैंक निफ्टी 52,161। अनुज, बैंक निफ्टी का कंप्लीट सरेंडर, और थैंक्स टू निफ्टी IT जिसने निफ्टी को एटलीस्ट 24,124 पे टिकने का एक दमखम दिया। बट प्राइस व्यू ऑन बोथ इंडस्ट्रीज और कल के लिए प्राइस एक्शन। देखिए वीरो, मैं एक चीज़ कहूँगा, मार्केट का क्लोज ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट पोजीशन कैरी करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड इतना स्ट्रांग है कि शॉर्ट पोजीशन नहीं कैरी करना बनता है, लेकिन लॉन्ग भी नहीं कैरी कर सकते हैं आप इतने स्ट्रांग रिजेक्शन के बाद 24,200 पर। और इसके लिए मैं एक व्यू लूँगा यहाँ पर कि आप न्यूट्रल जाएं इस समय। ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि कल सुबह आप उठेंगे और आपको लगेगा कि यार ट्रेड मिस हो गई, 150 पॉइंट का गैप अप हो गया, वो नहीं होने वाला है कल। तो न्यूट्रल जाएं। बैंक निफ्टी में अभी कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग से बचें। आई थिंक अभी एक चीज़ तो क्लियर है, बैंक निफ्टी में वो जो वन वे रैली आई थी वो ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म हुई है। बैंक निफ्टी में जो वन वे रैली थी, अब शायद थोड़ा मूविंग एवरेजेस कैचअप होंगे, थोड़ा सा देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी भागा था। थोड़ा सा यहाँ से बचें, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें मिड कैप में भी, कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन ना रखें। मैं ये सब यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। वो जो इजी मनी थी ना मार्केट में, वो बन चुकी है पिछले हफ्ते रोज़ मार्केट तेज़ी कर रहा था। हाँ, इसमें एक चीज़ है, आज भी मार्केट का लो जो है निफ्टी का, वो कल के लो से बेटर है। तो एक अप्रोच इसमें ये हो सकती है कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो जो आज का लो है 24,056, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, प्रोवाइडेड कल सुबह आप उससे ज़्यादा नीचे ना खुलें। तो ये एक अप्रोच हो सकती है मार्केट में। वॉलेटिलिटी रहेगी अब मार्केट में। वो जो एक वन वे आपका मूव देख रहा था ना, 4 दिन तक जो मूव चल रहा था कि सुबह 9:15 साढ़े 9 के बीच में लो बनता था और मार्केट डे हाई पर जाकर बंद होता था, वो पैटर्न टूट गया है, और वो पैटर्न टूटा है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इंडेक्स पे अप्रोच है ये, और ज़रा इस अप्रोच के बाद थोड़ी सी अब मतलब निफ्टी बैंक की आते हैं मार्केट ब्रेथ पे। मार्केट ब्रेथ कैसी है? कल थे लगभग 100 लॉन्ग्स, आज देखते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखें जो लॉन्ग्स की मतलब जो संख्या है वो कितनी है। देखिए आज रियल एस्टेट काउंटर्स में और LNT ने और कुछ केमिकल स्टॉक्स ने डोमिनेट किया। लॉन्ग्स 46, मतलब कल की तुलना में आधे से भी कम। 11 में शॉर्ट कवरिंग थी कल भी, शॉर्ट लगभग 107 में, ये आंकड़ा आज काफ़ी भारी रहा। और लॉन्ग अनवाइंडिंग 18 में आई थिंक बैंक्स ने डोमिनेट किया इन टर्म्स ऑफ आई थिंक शॉर्टिंग। गोदे प्रॉपर्टी, संवर्धन मदरसन, LNT, दीपक नाइट्राइट, AB फैशन, ये कुछ काउंटर्स जो कि एक
सब्सटेंशियल लॉन्ग अपने साथ लेके जा रहे हैं। विप्रो में शॉर्ट कवरिंग थी, बॉश में शॉर्ट कवरिंग थी, पेट्रोनेट एलएनजी, ग्रासिम, आईआरसीटीसी, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग थी। ग्रासिम मेरे ख्याल से अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी बंद हो रहा है। कैनफिन होम्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। दरअसल कल तक LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्टिकल राइज थे। आज शॉर्टिंग हुई, लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप माफ कीजिएगा, और 4% वोडाफोन आइडिया, 4% श्रीराम फाइनेंस, लगभग आज 3.25% IDFC फर्स्ट बैंक, इन सब में आज प्रॉफिट टेकिंग रही और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, सॉरी शॉर्टिंग थी। LIC हाउसिंग फाइनेंस, जैसे कि आपने देखा अभी कैनफिन होम्स में शॉर्टिंग थी, यहाँ पे लॉन्ग्स लिक्विडेट हुए आज 3.25%। श्री सीमेंट, चोला, बंधन बैंक और मैक्स फाइनेंशियल्स, ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जिनमें आज थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। एक दो स्टॉक्स और रखता हूँ। आज HDFC बैंक 1.25% के मूव के साथ जहाँ पे क्लोज हो रहा है, इट्स 1236 रोलिंग में है मेरे ख्याल से। स्पॉट में एक बार देखता हूँ HDFC बैंक ये है करीब 1731 पे। अगर मैं इसे डेली पे कन्वर्ट करूँ तो मेरे ख्याल से, अगर मैं अभी तक सही हूँ तो यस, ये HDFC बैंक का ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। इंट्राडे स्विंग प्रोस्पेक्टिव से जो इसने स्विंग हाई क्रिएट किया था वो था करीब 1757 का दिन था, जुलाई का सेकेंड वीक। अनुज, मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर HDFC बैंक ना होता तो क्या होता, बट आइसोलेशन में ये बधाई का पात्र है। आज 1731 ऑल टाइम हाई। बिल्कुल वीरो, और खैर मार्केट में अगर या मगर की जगह नहीं होती, लेकिन क्लियरली इसमें अच्छा, इसमें एक और चीज़ होगी, वो आज मैं सुबह 52 वीक हाई और लो वाली जो प्लेट दिखा रहा था ना, एक बार वापस लेकर आइए, क्योंकि वो 52 वीक हाई बना था 3 जुलाई को, ठीक है, वो कल है, कल 3 मतलब 52 वीक हाई रोलिंग जो है, अब वो कल एक तरीके से इसको आप क्रॉस करना शुरू करेंगे, क्योंकि कल ये 1757 ही रहेगा, उससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो आई थिंक 52 वीक हाई बहुत जल्दी क्रॉस होगा HDFC बैंक में, ये भी एक मार्केट के फेवर में। निफ्टी को कोई ना कोई रोज बचा रहा है कोलैप्स होने से, इसमें तो बहुत क्लियर है, आज HDFC बैंक ने बचा लिया और थोड़े से IT स्टॉक्स ने। रिलायंस को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे सकते हैं, क्योंकि ना जो वो हैंग ऑन कर रहा है, तेजी जिस दिन नहीं भी दिखा रहा, ऐसे नहीं है कि कोलैप्स कर रहा है। नहीं, लार्ज कैप में दिक्कत नहीं है आज तक। आज भी देखिए निफ्टी, एक्चुअली अगर आप देखा जाए, निफ्टी ने आज भी हायर लो बनाया है, और निफ्टी आज भी एक समय जो लग रहा था कि 24,000 तोड़ देगा, एक बार निफ्टी का आप इंटरडे देखिए, एक बार तो लग रहा था कि 24,000 तोड़ देगा, हम 24,056 तक आ गए थे, तो 24,056 से क्लोज के बीच में निफ्टी ने 70-80 पॉइंट की स्विंग आपको फिर भी दी है। तो उस हिसाब से दिक्कत निफ्टी में अभी भी नहीं है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस मार्केट में दिक्कत लार्ज कैप की नहीं है, इस मार्केट की दिक्कत जो है ना वो मिड और स्मॉल कैप की है। अभी चल रहे हैं साहब, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन लार्ज कैप में कोई ना कोई बचा लेगा इंडेक्स को, इसमें कोई डाउट नहीं। बिग बॉयज थोड़ा सा कंट्रोल में इस समय है, इसीलिए आज मिड कैप इंडेक्स धराशाही 450 पॉइंट के नुकसान पर जाकर क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, बाय द वे, वायदे बाजार में बैन का अपडेट है, कोई बैन में जा नहीं रहा है, लेकिन एक स्टॉक बैन से बाहर निकल सकता है, और वो इंडस टावर है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है पोजीशंस कुछ कूल ऑफ हुई हैं। आज वैसे भी स्टॉक करीब 1.1% नीचे दिख रहा है। इंडस टावर में पोजीशन करीब 81% के आसपास आ चुकी है मार्केट वाइड, इसीलिए ये बैन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, जहाँ पर जाते जाते कुछ एक्शन लौटा है, और काफ़ी दिनों बाद दरअसल टाटा कंज्यूमर एक बार फिर मूव दिखाने की कोशिश में, आपको याद होगा बीच में इन स्टॉक्स में तेजी आई थी, लेकिन टाटा कंज्यूमर FMCG में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। आज 1105 पर ये क्लोज आ रहा है। सोनी, ये क्या कुछ इशारा कर रहा है कि शायद ये भी आगे आकर सपोर्ट कर पाए? डेफिनेटली हर्षिता जी, यहाँ पे मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर एक जो 1080 1075 सपोर्ट से काफी अच्छे से बाउंस किया है। करंट लेवल से हम देख सकते हैं तो 1125 1130 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। वहां पे मल्टीपल टाइम्स उसने प्रीवियस 2 वीक्स के अंदर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस फेस किया है, तो उसको अगर क्रॉस कर पाता है तो शॉर्ट कवरिंग उसके ऊपर टुवर्ड्स 1170 1180 के रेंज पे भी नजर आ सकता है। सो आई थिंक करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। 1080 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 1130 35 का पहला टारगेट रहेगा। ओके, तो 1080 का स्टॉप लॉस, और यहाँ पर 1185 तक जा सकता है काउंटर। आज थोड़ा सा रेजिलिएंट दिखा है। अच्छा, एक स्पेस जो हमने बस मेंशन किया था लेकिन उस पर चर्चा नहीं की, ये जो श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, कैनफिन होम्स में कुछ मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है,
और कुछ नहीं, इनफैक्ट 3-4% क्रैक्स देखने को मिले एनकाउंटर्स में। क्या अब वीकनेस फिर से कुछ समय के लिए परसिस्ट कर सकती है मानस? देखिए, छोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है, स्पेशली कैनफिन होम्स में, जहां पर स्टॉक ने अपने ट्रेंड मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। उसके नीचे की शायद क्लोजिंग भी आपको देखने को मिल जाए, तो ये केवल इसको एक करेक्शन की ही तरह देखें। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कैनफिन होम्स और श्रीराम फाइनेंस दोनों में कहीं पर भी कोई ट्रेंड रिवर्सल का रीजन है। मेरे ख्याल से तो जब और थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, स्पेशली श्रीराम फाइनेंस, जहां पर अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 2750 है उसके आसपास आए, तो वहां पर खरीदारी करने के मौके होंगे। दोनों का जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो अभी भी पॉजिटिव लगता है। ओके, मीनवाइल अगर आप दो स्टॉक्स को देखें जिन्होंने अपनी प्रेजेंस को आज फील कराया है, मतलब कि पॉसिबली कल पार्टिसिपेट करें। ल्यूपिन जो कि 3 दिन से पार्टिसिपेट कर रहा था बहुत स्ट्रांगली, कल उसमें एक पॉज था, लेकिन आज इसने कल और परसों की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को क्रॉस कर दिया। तो सुबह डिस्कशन इसमें हुआ था, तो मैं कमेंट्स दोबारा नहीं करूंगा। बट एक और स्टॉक दूसरा स्टॉक जो लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहा है, दैट्स आई थिंक टाटा कंज्यूमर। मूव अच्छा है। एक बार श्रीकांत जरा टाटा कंज्यूमर को देखिएगा, 1111 पे। नाउ आई थिंक जो लास्ट ड्यू एवरेज था वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो परसिस्ट करता था करीब करीब 1109 पे, ऑलमोस्ट उसको क्रॉस करता हुआ। आपका टेक इस पर? बिल्कुल, तो देखिए मुझे भी यही लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर में काफी अच्छा एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बन रहा है, और करंट लेवल्स पे इनफैक्ट देखा जाए तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उभर के आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये स्टॉक 1160-70 के करीब था वीरू, और वहां से करेक्ट होते हुए 1080 के करीब आया है। मुझे लगता है उसी का स्टॉप लॉस, यानी 1080 का स्टॉप लॉस रखे, करंट लेवल से खरीदे, वापस से एक बार ये 1160-70 के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है, बट अगर ये पुल बैक कर ले तो शायद 1200 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बार निफ्टी का चार्ट लेकर आइए। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है निफ्टी की क्लोजिंग में। निफ्टी की क्लोजिंग में सबके लिए सब कुछ है आज तक। देखिए, आज का हाई है 24,236 और आज का लो है 24,056। मतलब अपने हाई से ये करीब करीब 110 पॉइंट नीचे, और अपने लो से ये करीब करीब 80-90 पॉइंट ऊपर। तो ऑलमोस्ट मिडिल पॉइंट पर बंद हो रहा है। और अगर आप निफ्टी फ्यूचर देखेंगे तो वो तो एकदम बिल्कुल, क्योंकि वो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट होता है, निफ्टी फ्यूचर एकदम मिडिल पॉइंट पर बंद हो रहा है। निफ्टी फ्यूचर का जो हाई और लो है उसके एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पर आप बंद हो रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है निफ्टी के हिसाब से। और निफ्टी जितना गिरा उसके मुकाबले निफ्टी फ्यूचर नहीं गिरा। निफ्टी फ्यूचर फ्लैट बंद हो रहा है, एक्चुअली बिल्कुल फ्लैट। और प्रीमियम जो है आज करीब करीब 18-20 पॉइंट बढ़ा है निफ्टी फ्यूचर का। खैर, सीरीज़ के शुरुआत में नॉर्मली ये आप ट्रेंड देखते हैं, लेकिन निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा है। तो अभी भी मैं ये कहूँगा कि निफ्टी ने रिवर्सल के साइन नहीं दिए। निफ्टी में एक अप्रोच ये हो सकती है। देखिए, एक तो अप्रोच मैंने ले ली कि अगर आप भले न्यूट्रल जाएं, एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप अगर लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो उसके सामने 24,200 की कॉल बेच दें ऊपर, सिर्फ अपने आप को इस चीज़ के प्रोटेक्ट करने के लिए कि कल अगर कोई गैप डाउन हो तो वो आज के लो के नीचे ना खुले। अगर आज के लो के नीचे ना खुले कल, तो आप उस हेज को फटाफट हटा सकते हैं और उसके बाद अपनी पोजीशन को वापस उस तरीके से इंटरडे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है निफ्टी के लिए। लेकिन आज की क्लोज बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल बीचों बीच बंद हो रहा है हाई और लो के, खासतौर से निफ्टी फ्यूचर। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग मूव। और याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, आज का लो 24,056 और इसके नीचे ना खुले, वही एक अच्छा साइन रहेगा कि आप इस समय मार्केट में और तेजी कल सुबह में जब लौटेंगे ले सकते हैं। आखिरी 3 मिनटों में 1-2 ट्रेड्स मैं आपके लिए मेंशन करना चाहती हूँ। कैश मार्केट में इरेडा, आपको याद होगा कल मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, 6% ऊपर जाकर बंद हो रहा है। ऐसे दिन जहां पर मिड कैप इंडेक्स 450 पॉइंट नीचे है। बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स में आप गौर करेंगे 5% तक की तेजी आती हुई दिखाई दी है। आज जोमैटो करीब करीब 52 वीक हाई पर क्लोज हो रहा है। पेटीएम में कई दिनों बाद तेजी बनती दिखाई दी है, भले ही वो 2% के आसपास आई हो, लेकिन लॉरस लैब जैसे काउंटर्स हैं जहां पर कुछ इम्पैक्ट तेजी का बनता दिखाई दिया। तो अगर आप ढूंढेंगे तो अच्छी डिसेंट क्वालिटी के स्टॉक्स आपको मिलेंगे जहां पर तेजी बनी भी है, भले ही ऊपरी लेवल से निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दी हो। तो वो 440 पॉइंट नीचे, और ये एक बड़ा ड्रैगर है। भले ही आप इस समय देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो नेक टू नेक रही गिरने बढ़ने वाले शेयरों के बीच, और फाइनल क्लोज पर आप देखेंगे बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बहुत माइन्यूटली
ज़्यादा है गिरने वालों की तुलना में। चलिए आखिरी 2 मिनट कहाँ पर क्लोज आ रहा है, किन स्टॉक्स की बदौलत वो क्लोज आ रहा है, उस सब का जायजा लेंगे अनुज के साथ वॉल पर। बिल्कुल हर्षदा, और करीब करीब 20 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद हुआ, लेकिन दिक्कत आज थी बैंक निफ्टी में। 400 पॉइंट नीचे ये इंडेक्स और हाई से करीब करीब 800 पॉइंट गिरा। उसके सामने निफ्टी आईटी सेकेंड डे रनिंग, शानदार सपोर्ट यहाँ पर 1% निफ्टी आईटी चला आज। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा सा गिरावट रही, करीब करीब 3/4% की, और स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % नीचे रहा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि एडवांस डिक्लाइन फिर भी खराब नहीं था। एडवांस डिक्लाइन फिर भी 1:1 का ही रहा, जितने बढ़ने वाले स्टॉक्स उतने ही गिरने वाले स्टॉक्स। तो उस मामले में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोलैप्स आया हो मार्केट में, मार्केट ब्रेथ को लेकर। अब आते हैं सेक्टोरल ब्रेथ पर, उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आएंगे। देखिए सेक्टोरल ब्रेथ ये नॉर्मली आपको रोज ग्रीन दिखती थी, आज थोड़ी सी रेड है। निफ्टी बैंक रेड में था, फाइनेंशियल्स रेड में थे, यहाँ पर एक्सपायरी थी। एफएमसीजी पे प्रेशर था और मेटल्स पे प्रेशर था। उसके अलावा पीएसयू बैंक्स, यहाँ पर काफ़ी प्रेशर था एक्चुअली, 0.25%, जैसे वीरो ने डिस्कस भी किया था। कैनरा बैंक, निफ्टी ऑटो, यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रेशर था। लेकिन सामने आईटी शानदार चला, कैपिटल गुड्स में अच्छी खासी मूव्स आए लार्सन एंड ट्यूब्रो की वजह से। रियल एस्टेट्स, आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज का कमाल था ये, कुछ हद तक डीएलएफ। निफ्टी फार्मा ये भी करीब करीब 0.17%। लूपिन में टुवर्ड्स द एंड अच्छे मूव आए थे, तो इसके लिए ये कुछ इंडेक्स जहाँ पर मूव्स रहे। अब आ जाइए निफ्टी के हीट मैप पर, और निफ्टी के हीट मैप में देखते हैं। देखिए निफ्टी की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे, निफ्टी भले ही 29 पॉइंट नीचे था, लेकिन निफ्टी की ब्रेड थोड़ी सी खराब थी। लेकिन क्योंकि 1-2 बड़े स्टॉक्स थे, जैसे कि लार्सन एंड ट्यूब्रो, इन्फोसिस, HDFC बैंक और कुछ हद तक रिलायंस, इन्होंने थोड़ा मामला संभाल लिया और बहुत ज़्यादा नहीं गिरने दिया मार्केट को। TCS भी ऐड कर देते हैं इसमें। ये कुछ स्टॉक्स थे जो ग्रीन में थे। सन फार्मा 0.3% ऊपर था। लेकिन जो स्टॉक्स नीचे गिरे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था कोटक महिंद्रा बैंक, आज 2.5% नीचे। श्रीराम फाइनेंस में भी प्रॉफिट बुकिंग थी। आज भारती गिरा। अच्छा, भारती क्यों गिरा है? क्योंकि यहाँ पर एक ब्लॉक डील की एक्सपेक्टेशन है कि जल्द ही एक ब्लॉक डील होगी, और ये इसके लिए स्टॉक करीब करीब 2-2.5% नीचे था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, HDFC लाइफ, ITC, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आज थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी आपको। करीब 25 पॉइंट नीचे, निफ्टी 24,116 पर क्लोज दिखा रहा है, और निफ्टी बैंक आपके लिए 52,143 के लेवल्स पर। सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला, टॉप परफॉर्मर्स कौन से रहे वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये पहले नीरज की टीम है। वेल्सपिन स्पेशलिटी ऑर्डर विन पर 5% ऊपर। IOL केमिकल चाइना से पॉजिटिव खबर आई तो 5% के गेंस, लेकिन IIFL और मैरिको लूजर्स थे। आज यहाँ पर दबाव देखने को मिला। आशीष ने DCX सिस्टम्स रखा था तेजी में, उस ऑर्डर विन पर 13% भागा। एंजल 1 खबर हम सब जानते हैं, सेबी का सर्कुलर, उसके बाद 8% का झटका। इसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट्स, कैम्प्स जैसे दूसरे तेजी वाले ट्रेड्स भी उभर कर आए हैं। ओके, तो ये क्लोज आज शायद थोड़ा मिड कैप्स के लिए गंभीर रहा। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने आज अपने, याद रखिएगा, 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट विजिट किया। बैंक्स बैकफुट पे थे, दिन बिलोंग करता है आईटी को, और निफ्टी डे हाई और लो के बिल्कुल मध्य में। कुल मिला के सेशन अगर आप देखें तो जो घटा के अगर आप देखें 0 ही मिलेगा आपको। बाकी कल क्या अप्रोच रखेंगे आप? कल बुधवार है, एक्सपायरी का दिन निफ्टी की, बैंक की। आपके अप्रोच और ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं, सब कुछ लेके, सारे समीकरण लेके ये पैनल, अनुज, मैं, हर्षदा, आशीष और नीरज जी मौजूद होंगे सुबह मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।